ये फॉर्मूला सर जिसने असद भाई समझ लिया ना, वो बंदा मिलीनियर बन जाएगा। सही। क्या बन जाएगा? मिलियनियर। क्या ट्रिक क्या है ई कॉमर्स को इस वक्त अगर मैं कोई शुरू करना चाहूँ? तुम्हारे अंदर एक कीड़ा है रियल एस्टेट का, तुम ई कॉमर्स में आ गए घर वालों की सुन के। आप ऑफलाइन को ऑनलाइन ला रहे हैं लोगों को, और लेकिन ये क्या वजह आप अपनी ऑनलाइन से ऑफलाइन के ऊपर आए और अपना आपने स्टोर खोल लिया? कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो हाथ पकड़ के किसी को चलाए। अब इसमें एक दूसरी वजह भी है, आप जिसका हाथ पकड़ते हो वो आपके अब्बा जान बन जाते हैं। जो मसले वाली जगह जहाँ पे फंसती है, जो वो होते हैं हमारे कस्टम्स के मामलात, वो हमारे क्लियरिंग के मामलात। या आपने ना हमारी दुखी रग पे हाथ रख दिया। व्यूज लेना सर मुश्किल नहीं है, रोड पे खड़े होके नाच दो आप, शर्ट उतार के फेंक दो आप रोड पे, आप व्यूज आ जाएंगे। असद भाई आपने ये लाखों रुपए के कैमरे क्यों लगाए? आपने लाइटें क्यों लगाई है? जब इक्विपमेंट डजंट मैटर है तो क्यों लगाया? फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर आपकी औकात देखते हैं। आप मोबाइल से वीडियो बनाओगे तो घंटा नहीं चलनी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद इजाज़ पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं साद लखी। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप बताएं खैरियत से शुक्र हैं? ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपका तारुफ वीडियोस के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर और हर जगह ई कॉमर्स प्रमोट करते हुए, सर वेरी रीसेंट ट्रेंड्स क्या कहते हैं? ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सैचुरेशन तो नहीं बढ़ रही? देखें भाई, पाकिस्तान में अगर हम देखें या पूरी दुनिया में हम देखें तो हर चीज़ जो है वो हमें ज़रूरत है हमारी। ठीक है, अभी हम बैठे हैं, माइक है, कैमरा है, स्टैंड है, ट्राइपॉड है, लाइट्स हैं। ठीक है, आपने या तो ऑफलाइन से बाई किए हैं या तो ऑनलाइन से बाई किए हैं। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन में आपको बताता हूँ ये शुरू कैसे हुआ। ऑनलाइन ऐसे शुरू हुआ कि लोगों ने कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स लाए, कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स लाए और उनको ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया। ठीक है, शुरू में ऐसे कहानी चलती थी। जैसे हमारे दोस्त थे लाहौर में, एक हमारे दोस्त थे, नाम तो उनका मैं नहीं बता सकता अभी, उन्होंने मुझे बताया कि साद भाई 2015 में 2016 में हम लोग कीमो.pk पर सेल करते थे। उन्होंने बताया कि हमें 5,000 7,000 का एक माइक्रोवेव मिलता था, एक हमें चूल्हा मिलता था, एक हमें वो जो पहले चूल्हे आते थे बड़े नीचे माइक्रोवेव होता था। उन्होंने बताया कि साथ भाई मैंने वो इम्पोर्टेड होते थे। बोला उसके रेट किसी को नहीं पता, तो हम उसको कीमो.pk पे ऑनलाइन सेल करते थे 40,000 50,000। कह रहा मेरी ऑफलाइन शॉप थी, लेकिन जब मैंने इसमें पोटेंशियल देखा ऑनलाइन में तो मैंने दुकान के शटर बंद किया, हम अंदर सिर्फ ऑनलाइन ही कर रहे होते थे। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जैसे कि लोगों को अवेयरनेस फैलना स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोगों ने अवेयरनेस फैलाई, बताया ये काम है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है ना, तो जब अवेयरनेस फैली तो लोग ई कॉमर्स पर डाइवर्ट हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें ई कॉमर्स पर सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो देखें हमारे पूरे मुल्क में जो ऑनलाइन बाइंग होती है वो टोटल मेरे हिसाब से 3% होती है। टोटल में बात कर रहा हूँ। अगर हम इसमें बाइकिया, इनड्राइव, करीम और ये जो हमारी फूड ऐप्स हैं, अगर इनको हम मिलाते हैं तो मेरे ख्याल से शायद 4% तक पहुंच जाएगी। सही है। लेकिन जो अभी के जो स्टेट्स हैं ना वो तकरीबन 2.5 से 3% के हैं। सही। ठीक है ना, 97% मार्केट कहाँ पर है? बिल्कुल ऑफलाइन और पर्सन टू पर्सन कैश इकोनॉमी। आप मुझे बताएं क्या ऑफलाइन में कंपटीशन आया है या नहीं आया? आया है, बिल्कुल हर चीज़ के अंदर आया है। ऑफलाइन में कंपटीशन वहाँ पर आया है कि जब एक बंदे ने उसको स्टडी नहीं किया, एक बिरयानी की दुकान खुली हुई थी और वहीं खोल ली उसने, बराबर वाले ने खोल ली। कराची में, मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ पे हमारी एक स्ट्रीट है, उसका नाम है मैं नाम थोड़ा सा भूल गया, ये आगा खान हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जो गली है, दोरा जी। अब दोरा जी में एक चाचा ने गोला लगाया, वहाँ पे आमला गोला लगाया भाई ने। ठीक है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, सलीम का आमला गोला, सलीम अंकल बिल्कुल। अब हर दूसरे बंदे ने सलीम अंकल गोला नाम रख के कर दिया स्टार्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज देखें कि आपने गलती कहाँ की कि आपने उसको लीगलाइजेशन नहीं किया, कंपनी नहीं बनाई, आपने ट्रेडमार्क नहीं बनाया। अगर आप लीगल तौर पर जाते तो क्या आपने कभी देखा है कि गुलेमत का नाम किसी ने कॉपी किया हो, जे डॉट का नाम किसी ने कॉपी किया हो? नहीं देखा ना। और उन्होंने ब्रांचेस भी बनाई तो अपनी बनाई। बिल्कुल। तो कंपटीशन देने वाले हम खुद हैं भाई। आमला वो जो गोले वाले हैं, वो अगर अपना कंपनी ट्रेडमार्क बनाते, थोड़ा सा बिजनेस को स्टडी करते तो आज उनको कंपटीशन नहीं मिलता इतना जितना अभी मिला हुआ है। वो एक ही नाम होता है जो बोर्ड पे लगा हुआ होता। ठीक है ना, तो कंपटीशन हम खुद करते हैं, हम बिजनेस को समझते नहीं हैं, चीज़ों को देखते नहीं और करते हैं। फिर दूसरी बात यहाँ पर यह आ रही है कि आपको पता है कि यार हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में ये रिवाज है कमाने का, झटपट कमाने का। अब झटपट कैसे कमाया जाता है? अवाम को फैंसी चीज़ें दिखाकर, अवाम को
पागल बना करके मेरी ये लाइफस्टाइल है, मैं ये करता हूँ और तुम भी कर सकते हो, आ जाओ कोर्स, रातों रात अमीर हो जाओ, ठीक है ना। अब आवाम आ जाती है झांसे में। अब देखो एक बच्चा है 15-16 साल का है, वो क्या करेगा? तो वो घर वाले ताने दे रहे हैं कि कुछ कमा ले, उसके जब कहीं खानदान में शादी में जाता है वो लोग ताने दे रहे हैं उसको, वो बेचारा देखेगा हाँ चल यार ये भाई हैं हमारे, 7 भाई हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, चलो इनका कोर्स ले लेता हूँ $500 का, इनका कोर्स ले लेता हूँ $200 का। अब उस कोर्स में वैल्यू थी नहीं थी, वो बच्चा आया, उसने सीखा, सही नहीं सीखा, प्रेशर में आके काम किया, तो क्या हुआ, वो इंडस्ट्री अब बर्बाद की तरफ जा रही है। जैसे कि ई-कॉमर्स की बात करते हैं, तो इसमें सर पूरा अब जो हालात है ना, वो गंद मच गया उसके अंदर, समझ रहे हो आप। लोग 10-10 रुपये पे काम कर रहे हैं, जहाँ कभी ई-कॉमर्स में हम 700-900 का आइटम बाय करते थे और 3600 का सेल करते थे। 900 रुपये कॉस्टिंग और 3600 रुपये सेलिंग। आज वही चीज़ 900 वाली 1200 में सेल हो रही है, क्योंकि लोगों को सेल करना नहीं आता, लोगों को पता नहीं है चीज़ों के बारे में। लोग गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स उठाते हैं, उनके साथ काम करते हैं, लॉस हो रहा होता है, पता नहीं होता, एंड में भाई कंपनी बंद करनी पड़ जाती है। ठीक है ना। तो मैं कहूँगा अगर आपको काम करना आता है, आप प्रॉपर चीज़ों को सीखते हो, चीज़ों को समझते हो, तो आपको ई-कॉमर्स में कंपटीशन नहीं मिलेगा और आपको ऑफलाइन बिजनेस में भी कंपटीशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को नहीं समझते, ऐसे ही किसी का कोर्स उठा के कर लेते हो, तो फिर लेकिन जिस तरह ई-कॉमर्स में या उमूमन ऐसा मुझे जो लगता है, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो एक यूजुअल ट्रेंडी कुछ चीज़ें होती हैं। आप एक चीज़ सर्च करें, वो 50 लोगों ने बेचने के ऊपर रिकमेंडेशन में आ रहा होता है। बंदा देखता है यार रेटिंग कैसी है, अच्छा ये 900 रुपये की दे रहा है, अगला अगर 850 की भी दे रहा है तो वो बेहतर है, रेटिंग भी ठीक बराबर ही है। तो क्या ये चीज़ हमें बताती है कि हमें क्या यूनिक प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, महंगी समझे कि उसके लिए उसकी दुकान खोलनी चाहिए कि और कोई ना कर सक रहा हो? क्या ट्रिक क्या है ई कॉमर्स को इस वक्त अगर मैं कोई शुरू करना चाहूँगा? देखिए भाई, मैं ना लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आपको बिल्कुल थोड़े से अल्फाजों में बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना है, ये वर्क कैसे करता है। फिर दूसरी, असद भाई मैं एक बात आपको करता हूँ, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया ई कॉमर्स की, उससे पहले हमारे रिश्तेदारों के बिज़नेस बहुत अच्छे थे। ठीक है, कोई रियल एस्टेट का काम करते थे, कोई गोल्ड का काम करते थे हमारे रिश्तेदारों में, कोई क्या कहते हैं गाड़ियों का काम करते थे, शोरूम का। तो अब हमारे घर के हालात बुरे हैं, तो अब क्या हो रहा है, मुझे मेरे जो बड़े हैं वो भाई बोल लेंगे नहीं भाई तू यहाँ जा, तुझे रियल एस्टेट का काम करना है, तेरे को शोरूम का काम करना है, तुझे भाई दुकान पे जाना है। लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मैंने बोला भाई मैं अपने हिसाब से करूँगा, मुझे जो करना है। ठीक है, मैंने खुद अपना रास्ता देखा। मैंने सिर्फ ये चीज़ देखी असद भाई कि मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी सारे मेरे अपने दोस्त हैं, हमने सुनते हैं, अगर आप रोड पे भी एक इंटरव्यू लेने जाते हो, आपको किस चीज़ का शौक़ है? मुझे गाड़ी लेने का शौक़ है भाई। अच्छा कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? मुझे रोल्स रॉयस चाहिए। यार आप रोल्स रॉयस की बात कर रहे हो, ठीक है, आप जी वैगन की बात कर रहे हो, आपको वहाँ तक पहुँचने का पैटर्न नहीं पता, आप अपनी एक फैंटेसी में चले गए हो, तो वो प्रोसेस नहीं हो सकता ना यार, वो नहीं बन सकती आपकी कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। आपको गाड़ियों का शौक़ है, अच्छा कौन सी गाड़ी चाहिए? मुझे सिविक चाहिए। आपने सिविक ले ली, अब मतलब आपके पास सिविक है, आपको गाड़ियों का शौक़ है? नहीं सर, ये शौक़ नहीं होता। सर शौक़ वो होता है कि जब एक बंदा 50 लाख की, करोड़ की गाड़ी लेता है और उसको पूरा खुलवा देता है और फिर उसको मॉडिफिकेशन करवाता है 50 लाख की, ये आता है शौक़ में। मैं उसको कहूँगा हाँ भाई ये बंदा है, ये शौकीन बंदा है, या याश बंदा है, ये अपनी भाई गाड़ी को अपनी बेगम की तरह रखता है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे ये शौक़ आता है। अब हम बिला वजह की फैंटेसी दिमाग में रखेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। हमें रियलिस्टिक जाना है। एक बिजनेस है, आप उसमें देखोगे कि आप क्या कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ भाई, हमारी 35 लोगों की टीम है, अभी तो नहीं है, पहले थी। मैं सिर्फ 6 लोगों को डील करता था, बाकी मेरा पार्टनर है हारिस, वो बाकी के 25 लोगों को डील करता था। ठीक है, मेरा काम था लीड जनरेशन, मेरा काम था कंपनी को रेवेन्यू लेकर आना, मेरा काम था कि रेवेन्यूज़ बढ़ाना और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना। और मेरे पार्टनर का क्या काम था? मेरे पार्टनर का काम था कि टीम मैनेजमेंट, बिजनेस को चलाना, देखना क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ मेरी भी वहाँ पर कोई 20-25% आउटपुट होती थी, ठीक है, बाकी 75% हारिस की होती थी। और सेल्स में 75% मेरी होती थी, 25% हारिस की होती थी। और अभी भी हम पार्टनर ही हैं तो अभी भी ऐसे ही है।
अब यहाँ पर हमने ना खुद को थोड़ा सा समझा, मैंने समझा कि यार मुझे सेल्स में मज़ा आता है। हारिस ने देखा कि यार मुझे भाई बैठकर स्ट्रेटजीज बनाना, कैंपिंग्स बनाना, प्रोडक्ट को किस तरह बेचना है, ठीक है, किस तरह अलाइन करना है, कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए है, ठीक है, कौन से स्टोर पर क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अभी 12 महीने हैं होते हैं साल के, उसमें ना प्रोडक्ट बेचने के भी तरीके होते हैं। गर्मियों में अलग प्रोडक्ट चलता है, सीजनल उसको कहते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पूरे साल चलते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जो सीजनल, जैसे कि आम, ठीक है, इस तरह का हो गया। फिर बात कर लेते हैं ग्रोसरी के आइटम होते हैं, FMCG आइटम होते हैं, तो उसको उस चीज़ में मज़ा आता है। अच्छा, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम भी उसी रेस में थे, उसी दौड़ में थे कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जैसे हमारा ऑफिस तो एक ही था शुरू से, हारिस और मेरा, लेकिन हारिस भी सेल लीड जनरेट कर रहा है और वो अपनी टीम से काम भी करवा रहा है। मैं भी लीड जनरेट कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम से काम भी करवा रहा हूँ, लेकिन हमारी एक हद तक ग्रोथ थी, उसके आगे हम नहीं बढ़ पा रहे थे। सही। क्योंकि हम 2 सवारियों में सवार थे। तो हमने फिर पार्टनरशिप की, बिजनेस को कंबाइन किया, ठीक है। हमने ये नहीं देखा कि आप ज़्यादा कमा रहे हो या मैं कम कमा रहा हूँ। मैंने बोला नहीं, बंदा अच्छा है, बंदा काम का है, उसने भी मेरे बारे में यही सोचा और हमने अपने बिजनेस को मर्ज कर दिया। सही। फिर हमने एक डिफ़ाइन किया कि यार मुझे सेल्स में मज़ा आता है, हारिस को बिज़नेस चलाने में मज़ा आता है, ठीक है। और फिर हमने इस प्रोसेस को आगे चलाया। और मैं आपको बताता हूँ, जितना मैंने टोटल अभी तकरीबन हमें 3-3.5 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री में, ज़्यादा साल नहीं हुए, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना नहीं कमाया कि जितना मैंने सिर्फ वो पिछले 1 साल की पार्टनरशिपिंग में मैंने कमाया है। अच्छा, हम शुरू से कोलैबोरेशन तो हमारी शुरू से साथ ही थी। हम कुछ प्रोजेक्ट पर साथ काम करते थे और बाकी कुछ प्रोजेक्ट हमारे पर्सनल भी होते थे। लेकिन जब कोलैबोरेशन की, प्रोजेक्ट साथ काम किया, तो एक बंदा देखता है कि हाँ यार, इसको मैं पार्टनर अपना बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो हमने वहाँ से सीखा और फिर हमने पार्टनरशिप की, ठीक है। अब उसी तरह दुनिया के हिसाब से चलना है, ठीक है। मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, कोई हाइलक्स डाला ले रहा है, ठीक है, वीगो डाला ले रहा है, कोई मेरे दोस्त सिविक ले रहा है, ठीक है। मुझे आज 3.5 साल हो गए, मैंने अपना 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए अपनी ब्रांडिंग, अपनी लर्निंग पे लगा दिया। सही। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि मेरी उम्र 27 ईयर्स है और मुझे 27 साल में मुझे जो मौका मिला है, वो मुझे मौका मिला है कमाने का कोविड के बाद से, ठीक है। 2020 से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई, हम अच्छा कमाने लगे। उससे पहले हम जलील हो रहे थे, हमारे घर वाले भी जलील हो रहे थे और हम भी जलील हो रहे थे भाई। कोविड की आपको एक ब्लेसिंग मिली, क्योंकि वो ऑनलाइन ज़्यादातर चीज़ें पर उसके पर आ गई। एक ब्लेसिंग मिली। उससे पहले भी मैंने बहुत बिजनेसेस किए, और वो अगर कोविड नहीं आता तो मेरा एक बिजनेस था बुटीक का, वो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका था। सही। लेकिन जब कोविड के 3 महीने में अपनी औकात हमें पता चली कि हमारी औकात क्या है भाई, कि भाई पता चला यहाँ 3 महीनों में आप इतना लॉस में चले जाओगे। आपको सैलरीज देनी है, आपको किराया देना है, आपने माल लिया हुआ है मार्केट से, उसकी पेमेंट करनी है, बिल्कुल, और आगे निकल नहीं रहा, आगे कुछ नहीं निकल रहा। जिसके कपड़े रेडी हुए हैं वो भी उठाने नहीं आ रहे। सही। तो अब मैंने ये देखा कि इस बिजनेस को हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो फिर हमने इन्वेस्टमेंट की, चाइना गए, ठीक है, अलीबाबा के साथ एक्सपोर्ट की सेटिंग बनाई, ऑफलाइन बिजनेस हमने अभी खोला एक, ठीक है, इंपोर्ट करने का भी सिस्टम बना रहे हैं। तो इस तरह बिजनेस के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, अपनी लग्जरी, अपनी सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आज भी भाई अफोर्ड कर सकता हूँ बिजनेस क्लास, लेकिन मैं इकॉनमी में जाता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं वो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, ग्रो करने के लिए, वो पैसा मैं अपनी ब्रांडिंग में इन्वेस्ट करूँ। तो ये बात है असद भाई। अच्छा, ये बताएं कि इसी से क्या रिलेटेड है ये जो आप कह रहे हैं कि अब आप पिछले 2-3 साल से ई कॉमर्स पे ज़्यादा फोकस हो गए, तो जो आपका जो ट्रेनिंग्स का काम है, जो मीटअप्स का काम है, जो पब्लिक अपीयरेंस का काम है, लोगों को सिखाने सीखने का काम है, क्या वो एक तरफ हो गया और अब आप सोली इस पर फोकस कर रहे हैं, ये वजह है, या कोई और वजह है कि यार पब्लिक इंटरेक्शन ज़रा लिमिटेड हो जाए? अच्छा देखें असद भाई, इस तरह है कि आज भी अगर मुझे कोई बंदा मैसेज करता है और वो अगर डिटेल मैसेज करता है जी, तो मैं उसको रिप्लाई लाजमी करता हूँ। ठीक है। हमने अपनी एक कम्युनिटी बनाई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों को फ्री गाइडेंस देते हैं, ओके, ठीक है। उस कम्युनिटी के ऊपर 3-4 लोगों को सैलरी जाती है, ठीक है। अब देखो भाई, कोई बंदा भी है ना फ्री कुछ नहीं देता, हाँ सही बात, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे मेरी कम्युनिटी में 12,000 लोग हैं, उसके अंदर इन्वेस्टर भी आता है, उसके अंदर लोग
ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ पैसा नहीं है, वो मेरी फ्री सीखते हैं मुझसे। सही। मैं कोई पैसे उनसे चार्ज नहीं करता, कम्युनिटी फ्री है। और ना मैं उन्हें कहता हूँ कि आप मुझसे ये सर्विस लो, लेकिन जो कि हमारी उस कम्युनिटी में एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, कंपनी उसका एक खर्चा है, बिल्कुल, ठीक है ना, तो वहाँ से हमें लीड्स जनरेट होती हैं। तो उस लीड के एवज मुझे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, और उसके एवज में तीन मैंने लोग रखे हुए हैं जो कि लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा सोशल मीडिया का खर्चा, ये सारी चीज़ें मेरी उस कम्युनिटी से निकल आती हैं। सही। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि साथ भाई फ्री मीटअप्स क्यों बंद कर दिए, और फ्री ट्रेनिंग्स वगैरह हम करते थे वो हमने क्यों बंद कर दी। हमने भाई पूरे एक साल में फाउंडेशंस के साथ, मल्टीपल फाउंडेशंस के साथ काम किया, हमने अपने ऑनलाइन कोर्सेज किए, करवाए सारी चीज़ें। इन दी एंड मैं उसमें ये देख रहा था कि यार मेरा बंदा सीखता है ना। देखो मैंने फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपको रोल्स रॉयस लेनी है या आपको मर्सिडीज़ लेनी है, ठीक है ना, तो उसका एक पैटर्न है। आप वहाँ पे डायरेक्ट नहीं पहुँच पाते, और वो पैटर्न मैं आपको नहीं सिखा सकता। कोई भी पॉडकास्ट पे बैठकर, कोई वीडियो पे बैठकर आप मुझसे कोई कितनी मेंटोरशिप ले लो, आप मुझे लाखों, किसी दुनिया के बंदे को लाखों रुपए पे कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं असद भाई के पास आया हूँ, मैं कहता हूँ असद भाई आप बहुत सक्सेसफुल आदमी हैं, आप मुझे कोई ऐसी ट्रिक बताएं कि मैं जी वैगन ले लूँ, क्योंकि आपके पास जी वैगन है, ठीक है ना। तो आप जब मुझे प्रोसेस बताओगे जी वैगन का, तो मैं नहीं मानूंगा उसको। मैं बोलूँगा नहीं यार ये तो 10 साल में मेरी जी वैगन आएगी, मेरे को तो अगले साल चाहिए भाई, कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ ना, समझ रहे हो। तो मैंने ये चीज़ देखी कि बंदा करके सीखता है। और मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, अगर मुझे आपसे कोई चीज़ सीखने को मिलती है अभी, मैं अभी अपने टीम को मैसेज कर दूंगा कि आप हमें कल ये करना है। मैं नहीं सोचूंगा आगे क्या होगा, सही। मैं नहीं सोचूंगा इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, मैं बोलूँगा मुझे अब ये कल करना है भाई, करना है तो करना है। तो जो हमने बहुत वैल्यू दी लोगों को, बहुत लोगों को सिखाया, इसमें मैंने एक चीज़ नोट की, मैं आपको थोड़ा सा एक फिगर बताता हूँ, जो कि काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं ना कि यार इस बच्चे ने $200 का आपका कोर्स लिया और वो बेचारा कामयाब नहीं हुआ। देखो मैं सर बताता हूँ आपको, मैंने एक कोर्स निकाला, उसकी फ़ीस है 15,000 रुपये। उसकी वैसे हमने जो सबसे पहला कोर्स निकाला उसकी फ़ीस 1,000 रुपये थी, ठीक है, फाउंडेशन के साथ करते थे। फिर हमने भरा कर 6,000 रुपये कर दी, क्योंकि उसमें हम बहुत ट्रेनर्स ऐड करते थे, जगह का किराया है, साउंड सिस्टम है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लड़के लगे हुए हैं, तो वो खर्चा होता है उसमें यार, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जेब में लेके फ्री के अंदर तो फिर फ्री वाला ही होता है। सही बात बिल्कुल ऐसा ही। और फाउंडेशन आधा खर्चा उसका बियर कर रही थी, वो एक अलग सीन था, और हम सब्सिडी दे रहे थे एक तरह से फाउंडेशन के उससे, ताकि बच्चा सीखे। अच्छा जी, अब इसमें बात करते हैं ये हमने क्यों बंद किया। सबसे पहली चीज़, हमारी आवाम भाई बहुत प्रीमियम है, हम पाकिस्तानी लोग जो है ना वो बहुत हम प्रीमियम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर हमें फ्री की चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है ना, फ्री की चीज़ अबे ये तो पागल बना रहे, समझ रहे हो, ये तो अबे पागल बना रहे। मैं खैर ऐसे बुरे अल्फाज बोलना नहीं चाहता आपकी पॉडकास्ट में, वरना मैं सेम वर्ड बनाता जो मैंने सुने लोगों से, अबे फ्री में तो कुछ नहीं मिलता अबे भाई, कुछ नहीं मिलता, जाओ, ठीक है। तो मैंने ये देखा फ्री में लोगों को कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे फाउंडेशन वाले आए, हम फ्री में सिखाना चाह रहे हैं, मैंने बोला फ्री में नहीं करो भाई, 1,000 रुपये फीस रखो, कुछ ना कुछ तो रखो, ताकि उसकी जेब से पैसा निकलेगा तो वो कम से कम क्लास में तो आएगा। अच्छा, इससे पहले हमने एक फाउंडेशन के साथ, अल कादिर के साथ हमने काम किया, ठीक है, और वहाँ पे बिल्कुल फ्री था, कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। पहली क्लास में 200 बच्चे हैं, आखिरी क्लास में कितने होंगे? 10 बच्चे, एक लड़की थी। अच्छा, आप मुझे बताओ यार, मैं उस एक लड़की के ऊपर, फ्री की वैल्यू नहीं होती, सही बात है ये बात। एक लड़की के ऊपर अपने 2 घंटे कैसे डालूं? मैं, मुझे भी तो आउटपुट चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ अच्छा चल 200 बच्चा आया है, कम से कम 10 तो दुआ देगा, वो 10 भी दुआ नहीं दे रहे, वो एक बच रही है, उसका भी पता नहीं सक्सेस रेशो क्या होगा। 0.1% तो मेरे सामने करा है, सही है। अब इसमें मैं सक्सेस रेशो क्या देखूंगा, समझ रहे हो आप। तो वो हमने बोला नहीं यार, हम फ्री में तो मतलब मुझे ऐसा नहीं था आप मुझे पैसे दो, मेरा ऐसा था बच्चों से चार्ज करो, ताकि वो जिम्मेदारी से आए, इंटरेस्टेड हो। अच्छा, अब मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, अब वो कोर्स 1,000 रुपये का हो या वो कोर्स 25,000 का हो, 100 बच्चा बाय करता है, पहली क्लास में 80 बच्चा होगा, 20 तो लोग पहली क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद 2-4 क्लासें होंगी, 50 हो जाएगा, और एंड में सर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ उस 100 बच्चों या 50 बच्चों का जो बैच था, उसमें जिन लोगों ने काम स्टार्ट किया है वो सर टोटल 10 बच्चे हैं जिन्होंने काम स्टार्ट किया है, और जो बाकी 90 बच्चे हैं वो जाके बोल लेंगे यार साथ भाई से सीखा था, इनको पैसे दिए थे, हमें कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। यार फॉर एग्जांपल तुम्हारे अंदर जो एक जज्बा है, जो एक कीड़ा बोलेंगे इसको है,
तुम्हारे अंदर एक कीड़ा है रियल एस्टेट का, तुम ई कॉमर्स में आ गए घर वालों की सुन के, तो तुम सर ई कॉमर्स में तो नहीं कमा सकते ना भाई, यू आर मिसफिट देयर, सही बात है, ठीक है ना। और देखो अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम टेस्ट लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, और हम भाई बहुत तेज़ भी हैं। अगर मुझे आज आपको बताना है कि मैं रियल एस्टेट का मैं कर लूँगा, मैं आपको हर चीज़ झूठ बोलूँगा, आप मान ही नहीं सकोगे। वो टेस्ट में मैंने बोला हाँ मैं तो ई कॉमर्स शौकीन, मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा कि मेरा एडमिशन हो जाए इसमें। वो मेरा एडमिशन तो हो गया लेकिन मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरा इंटरेस्ट, हमने अपना इंटरेस्ट बना लिया पैसे में। पैसे वाला इंटरेस्ट सर कहीं आपको नहीं ले जाएगा। पैसा सर बाय प्रोडक्ट होता है। आप अपनी एक नीश नोट डाउन करें। मैं आपको आज बताता हूँ भाई, मुझे कितनी ऑफ़र्स आती हैं, क्योंकि हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं। मुझे ऑफ़र्स आती हैं कि साथ भाई आप दुबई में आए, रियल एस्टेट हमारी कंपनी ज्वाइन करें, आपको ये फ़िक्स सैलरी देंगे, ठीक है, आपको और हम ये कमीशन देंगे, ठीक है। इसके अलावा शोरूम वाले बुलाते हैं कि यार आप चार्ज कर लें, एक वीडियो हमें बना दें, या हमारे साथ एक फ़िक्स लॉन्ग टर्म चलें, अपना फेस वैल्यू हमारे ब्रांड को दें। लेकिन मैं कहता हूँ यार मैं ई कॉमर्स करता हूँ, मैं उससे रिलेटेड ही सिर्फ बात करूँगा, मैं अपनी नीश। हाँ, उसी कम्युनिटी के अंदर अगर कोई आपके पास आए तो आप कहेंगे हाँ भाई मैं करता हूँ। अगर असद भाई ये बात सबको समझ आ जाए ना तो बेहतरीन हो जाएगा। और मैं यही देख रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने का, ठीक है, मैं यार नॉर्मली एक बैच अगर मैं आज भी ऐलान करूँ ना 15 लाख 20 लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ विद इन अ मंथ। मेरे 15-20 लाख रुपए कोर्स से बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना मेरे कोर्सेज़ की, तो मैंने शायद ही कोई 4 बैचेस पढ़ाए होंगे, 4 या 6 बैचेस होंगे जो मैंने थोड़े 15,000 8,000 10,000 20,000 तक चार्ज किया होगा। लेकिन मैं यही देखता हूँ कि यार इन दी एंड कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता और आपका नाम ख़राब होता है, ठीक है। तो इसके एवज कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ये कहते होंगे ना यार ये पहले तो बड़े कोर्सेज कराते थे, अब ना इन्होंने अच्छा खा कमा लिया है, अब ये कोर्सेज नहीं कराते, बड़े आदमी हो गए साथ भी। तो ऐसे ही तो कोई कमेंट आपको मिलता है तो क्या लगता है उसके ऊपर? भाई हमारे कोर्सेज है ना अभी भी पुराने वाले बिकते हैं और लोग वही प्राइस में लेते हैं जो लाइव सेशन की प्राइस, ठीक है। मैं कहीं मार्केटिंग नहीं करता, आपको कहीं वीडियो नज़र नहीं आएगी जहाँ मैं अपना कोर्स बेच रहा हूँ, लेकिन वो कम्युनिटी में हमारी टीम जो है वो कनेक्ट करती है और वो कोर्स चल रहे होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी इनकम का सर 5% भी कोर्स से जाहिर है वो नहीं, लेकिन लोगों को ये लगता है किसी भी आप इन्फ्लुएंसर की या किसी पढ़ाने वाले की या कोई IT या ये सारे जितने भी बड़े बड़े नाम है ना, सबके बारे में मेरा ख्याल में परसेप्शन ज़्यादा बुरा है कि भाई ये तो कोर्सेज से ही कमाते हैं, निचोड़ लिया इन्होंने, उनकी कमाई का कोई 1-8% ही होता होगा भाई, बाकी सारी किसी और वजह से होता है। मैं भाई देखें हमारी आवाम है ना थोड़ी सी, जैसे मैंने बताया जज्बाती है, तो थोड़ी सी कम अकल भी हैं हम लोग कम अकल इस तरह हैं कि हम नहीं देखते एक बिज़नेस है जिसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ। मैंने सर कोर्स बेचा है और मुझे पता है आपको है ना अपने घोड़े खोलने पड़ते हैं कोर्स बेचने के लिए, समझ रहे हो आप? मतलब आप अगर भाग रहे हो ना, एक तो होता है नॉर्मल भागना, सर आपको इतना तेज़ भागना पड़ता है कोर्स बेचने के लिए कि आपकी जो पाँव है ना वो आपके बैक पे लगें, इतना तेज़ आप भाग रहे हो, ठीक है। ये मुझे एक बकरे ने एक बार मुझे इतना भगाया था, अच्छा, वो हम छोड़ भी नहीं रहे थे रस्सी, सही। तब मुझे समझ आया कि भाई ये ऐसी रेस है कोर्स बेचने वाली कि मुझे अपना जूता है ना अपने पिछवाड़े पे मारना पड़ेगा जब जाके मेरा कोर्स बिकेगा, समझ रहे हो आप? तो ऐसी रेस का क्या फ़ायदा भाई, वो मेरे लिए 15-20 लाख रुपए। तो आपने कहा हेडेक भी अब ये अपने सर से उतारो और इसका कोई बहुत ज़्यादा हासिल उसूल भी नहीं है, 50 बच्चों से एक बच्चे पे आ जाते हैं। लेकिन आपका एक मैंने जो जुमला सुना वो है कि आप ऑफलाइन को ऑनलाइन ला रहे हैं लोगों को और कर रहे हैं, लेकिन ये क्या वजह है जो आपने अभी बताया कि आप अपनी ऑनलाइन से ऑफलाइन के ऊपर आए और अपना आपने स्टोर खोल लिया कि भाई ये भी अवेलेबल है, ये क्या स्टोरी है? सही। अच्छा मैं पुरानी बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा। जी 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 प्लीज़। इसमें सर एक मसला और है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यार तकरीबन कोई 10,000 बच्चों को पढ़ाया होगा फ्री, कोई हमने पैसे चार्ज नहीं किए। अब हमारे यहाँ एक मसला है, मसला ये है कि 5-8 लोग ग्रुप बना लेते हैं और वो आपको बुली करने आएंगे और जो बाकी की आवाम है ना वो सिर्फ मुंह देखेगी, समझ रहे हो आप? मैं चलो आ रहा हूँ मार्केट में वैल्यू देने, अब यार मेरे अंदर मैं क्यों किसी की जलालत बर्दाश्त करूँ या मैं क्यों किसी को मुंह लगाऊँ? और जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है या जिन लोगों को मैंने सिखाया है कोई भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेगा। और हमारी मार्केट इस तरह की है, ऐसे ही होता है। जब हम किसी के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो अगला बंदा भी वैल्यू देना बंद कर देगा। तो एक ये मेरी बहुत बड़ी वजह है कि अगर 4 लोग मेरी बुराई कर रहे हैं तो 2 लोग और आगे बुराई करेंगे,
जिन लोगों को फ़ायदा वो आगे बताएंगे नहीं, वो बोले क्यों नहीं बता रहे भाई, यार वो नज़र लग जाती है साथ भाई, यार हमारे रिश्तेदारों को ना पता चल जाए हम इतना कमा रहे। लेकिन ये ज़रूर बताएगा कोई कि इनसे कोर्स लिया था और मैं नाकाम हो गया, ये बात ये दुनिया में बताएंगे। ये बात है। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। आपने कहा कि साथ भाई आप दुनिया को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जा रहे खुद आ गए ऑफलाइन पे, खुद आप ऑफलाइन पे आ गए। तो देखें मैं इस मॉडल को है ना आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये शायद काफ़ी सारे लोग समझ रहे होंगे कि ये मेरा डिक्लाइन है कि मैं ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन पे आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सही है, ये मेरा डिक्लाइन नहीं है, ये मेरी अपग्रेडेशन है, ग्रोथ है। ग्रोथ किस तरह है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 4 चीज़ें रख देते हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं आपके कैमरे में ये आता है डिस्प्ले। सही है, 1 2 आगे मेरे पास है 4 आ गई चीज़ें आ गई, ठीक है। आ रहा है ये सारा कैमरे में। ये फॉर्मूला सर जिसने असद भाई समझ लिया ना, आपकी पॉडकास्ट में बता रहा हूँ इतनी डिटेल में, वो बंदा मिलीनियर बन जाएगा। सही है, क्या बन जाएगा? मिलीनियर बन जाएगा। मैं भी बनने वाला हूँ, इसलिए आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। और हमारी आदत है यार, हम नॉलेज बांटते हैं, क्योंकि किसी के बांटने से मुझे मिला है। सही है, तो मैं बांटूँ, क्या पता किसी बंदे को मिल जाए। एक्सीलेंट, ठीक है ना। वो बंदा तो मेरी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन हमारा क्या पता ये कोई जरिया बन जाए। सही बात है सर। ये 4 प्रोसेस है यहाँ पे। इससे पहले एक प्रोसेस आता है यहाँ पे, ये आ जाता है चाइना का मैन्युफैक्चर। ठीक है। अब इससे तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये बोलेगा साथ भाई आप मुझसे कम से कम एक कंटेनर की बात करो, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर है। सही है, ये मुझसे बात नहीं करेगा। इसके आगे आ जाता है ट्रेडर। ठीक है, ठीक है। ट्रेडर होता है कि जो चाइनीज़ कंपनी के साथ कनेक्ट होता है, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, और वो इन्वेंट्री कम में भी बेचता है, 10 कार्टन 15 कार्टन 20 कार्टन, वो अपना हेडेक रखता है। ये भी चाइना में? ये भी चाइना में। ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारा इम्पोर्टर है। इसके चाइना में भी ऑफिस है, इसका पाकिस्तान में भी ऑफिस है। चाइना से माल लेता है, पाकिस्तान में बेचता है। सही है। ये बंदा इम्पोर्टर से बाय करता है, ये हमारे ट्रेडर से बाय करता है, हमारा इम्पोर्टर बाय करता है। अच्छा, इम्पोर्टर जो अपना प्रॉफिट रखता है वो रखता है 15%। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये भी तकरीबन अपना 5-7% रखता है। ठीक है। अगर हम इसको भी कटाते हैं तो हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम इसको कटा नहीं सकते, क्योंकि ये आपको छोटी क्वांटिटी दे रहा है। ठीक है, सही है ना। अब हमारा इम्पोर्टर जो है वो इस बंदे से बाय कर रहा है आके। ठीक है। ये बंदा जो इम्पोर्टर है, ये 1000 रुपये की जो चीज़ होती है ना, ये आगे होल सेलर को 1500 रुपये में देता है। लेकिन पहले मैंने बताया कि ये बंदा अपना 15% रखता है। अब आप बोलोगे साथ भाई ये तो 1500 की दे रहा है, तो इसका तो 50% बन गया। ऐसा नहीं है। देखो, ये अपनी इन्वेस्टमेंट बाउंड करता है, 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़। तो सर इसकी इन्वेस्टमेंट जब रिलीज होती है ना, वो रिलीज होने में 3 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 4 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि माल चाइना से निकाला, पाकिस्तान पहुंचा, 2.5-3 महीने का ये सफ़र है, फिर माल आपने होलसेलरों को दिया, माल यहाँ आके तो 15-20 दिन में कट जाता है। सही है। अब इस बंदे ने जो 50% चार्ज किया वो 3 महीनों में डिवाइड होगा। ठीक है। 15% इसका आ गया। सही है। अब ये होलसेलर है जिसने माल इंपोर्टर से उठाया। ये होलसेलर, ये मैं हूँ, ये जो हूँ ये मैं हूँ। ये होलसेलर जो है ये मुझे दे रहा है तकरीबन 15% रखकर, और मैं आगे 15% रखकर रिटेल कर रहा हूँ। सही है। जो हम अपनी ऑनलाइन इंडस्ट्री को दे रहे होते हैं। बिल्कुल। अब मुझे अपना बिजनेस ग्रोथ करनी है। मैंने कहा कि यार साथ भाई 2019 तक तो बहुत अच्छा था, सॉरी 2020 2021 तक बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो हमारे मुल्क की सिचुएशन हुई है, इसमें मेरे लिए प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। सही है। मेरे लिए एक अच्छी इनकम करना बहुत मुश्किल हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई एक घर लेना है, तो मैंने एक कैलकुलेशन लगाई कि मुझे उसके लिए 3 साल काम करना पड़ेगा। वही बात मैंने कहा नहीं यार। फिर मैंने बोला कि यार कोई शॉर्टकट निकालते हैं। तो सर शॉर्टकट तो नहीं है, आपको एक बिजनेस मॉडल बनाना पड़ता है। सही है। तो मैंने ये किया, मैंने कहा यार हमारे पास इन्वेस्टर्स की तो कमी नहीं है। ठीक है। अब आपका नाम भी है और आपको अवेलेबल भी है। पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टर है भाई। ठीक है। इतना, बल्कि पूरी दुनिया में यार। अगर आप कोई ऐसे गरीब कंट्री में भी चले जाओ, वहाँ भी आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास रखने की जगह नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसके बेचारे के खाने के लाले। ये खुदा की तकसीम है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ने एक ज़रिया बनाया है, एक मॉडल्स बनाए, एक रास्ता दिखाया है आपको, वो आपको देखना है। तो हमने ये किया कि ये 7 भाई हैं और ये चाइना का ट्रेडर है। मैंने कहा कि यार इन 2 लोगों को मुझे हटाना है, एक इम्पोर्टर को हटाना है, एक मुझे होलसेलर को हटाना है। ठीक है। मैं इन दोनों को हटा दिया भाई, इन दोनों को मैंने हटा दिया। अब मैं कनेक्ट हो गया ट्रेडर के साथ। सही है। मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेस की, ठीक है, जो कि हमारी ऑफलाइन शॉप है चीना ट्रेडर।
देखो इसको मैंने एक अलग आइडेंटिटी बनाया चीना ट्रेडर को। मेरा एक ऑनलाइन बिजनेस तो चल रहा है, SRL कॉमर्सिफाई चल रहा है, हमारी लॉजिस्टिक कंपनी है SSB के नाम से। फिर हमने अब एक ऑफलाइन बिजनेस मॉडल, या मैं इसको कहूँगा कि हमने एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया। इसको मैं कहूँगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में फिर मैं बताता हूँ। ये इम्पोर्ट का काम हमने स्टार्ट किया। अब मैंने, क्योंकि देखो मैं अपने चलता हुआ बिजनेस, अपने चलते हुए एम्प्लॉयज़ को इस बिजनेस में डालूंगा तो ये बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, एक अलग कंपनी, एक अलग एंटिटी बनाते। तो हमने एक चीना ट्रेडर के नाम से एंटिटी बनाई, उसका एक हमने आउटलेट खोला, और उस आउटलेट खोलने से पहले हम गए चाइना का हमने ट्रिप लगाया, और वहाँ पर हम ट्रेडर्स के साथ डायरेक्ट हो गए, ट्रेडर्स के साथ डायरेक्ट हो गए। अब क्या हो रहा है, 15% होलसेलर का और 50% इंपोर्टर का, तकरीबन 65% होता है। और अगर मंथली डिवाइड करते हो तो 30% होता है। तो जहां पहले 7 भाई 15% नेट बना रहे थे, ठीक है, और हमें एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा था, वहां पर हमने इन दोनों लोगों को हटाकर डायरेक्ट ट्रेडर के साथ, चाइना के साथ इंपोर्ट करने पर हमें अब 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी हमारा तकरीबन हम 45% पे पहुंच गए। मैंने अपना बिजनेस मॉडल बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। मेरा बिजनेस मॉडल वही है कि मेरी इन्वेंट्री आती है और मैं ऑनलाइन बेचता हूँ। पहले मैं लोकल वेंडर्स के साथ बाइंग करता था, अब मैं डायरेक्ट चाइना से बाइंग करता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं इन्वेस्टर तो चाहिए बीच में आपको, तो आपने इन्वेस्टर को एंगेज किया बीच में? जी, इसके लिए क्योंकि हमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। नॉर्मली भी हमने इसका एक बजट बनाया कि यार हमें 100 करोड़ रुपए रेस करने, 100 करोड़, और अभी हमने तकरीबन 10 करोड़ रुपए रेस किए हैं। 10% के साथ हमने अभी बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो फिर मैंने यही बनाया, मैंने बोला कि यार ठीक है, मैं 5 कंटेनर मंगाता हूँ 2024 में, और मुझे ये बेचने। फिर जो कि भाई हम हैं मेमन दिमाग, मेमन बच्चा हूँ मैं, मैंने बोला यार क्यों ना लोगों के लिए आसानी की जाए, अपना कैश फ्लो घुमाया जाए। ठीक है, उसके लिए मैंने फिर एक अपना ऑफलाइन आउटलेट खोला। मैंने कहा कि यार जिन 10,000 लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है, जिन लोगों ने मुझसे फ्री सीखा है या जिन लोगों ने मुझसे पेड सीखा है, वो लोग चीना ट्रेडर पर आएंगे। और मैं देखो ये नहीं होता कि आपने बिजनेस खोल लिया, जो दूसरे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर काम कर रहे थे होलसेलर, मैं वो काम नहीं कर रहा। देखो एक इंपोर्टर है, उसको ऑनलाइन का इतना आइडिया नहीं है, सही है। एक होलसेलर है, होलसेलर्स के ज़्यादातर के दराज स्टोर्स होते हैं, ज़्यादातर की शॉपिफाई वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन इंपोर्टर का कुछ भी नहीं होता। अब चाइना से माल कौन ला रहा है? इंपोर्टर ला रहा है। अच्छा, इंपोर्टर एक बात बोलता है होलसेलर को कि तुम मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट लाना है। ठीक है, बोलता है पैसा मैं लगाऊंगा, इन्वेस्ट मैं करूंगा, लेकिन तुम रिस्क लो। अब होलसेलर बोलता है मैं इसको 1000 पीस बोलूँ, 25 लाख का माल हो जाए और मेरे पास माल है और चले ना, क्योंकि उनका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन में, जो कि हमें ऑनलाइन का आइडिया था और हमें सारी चीज़ों का पता है कि कौन सा प्रोडक्ट लेकर आना है, जिसकी डिमांड यहाँ पर है, या जो चलने वाला आइटम या हाई डिमांड है फॉर द रिटेलर्स, वो क्या लेके आना है। फिर एक दूसरी चीज़ कि सर आपका अगर हाई टिकट प्रोडक्ट नहीं है तो आप अच्छा नहीं कमाते। सही है। या आप अच्छा कमा लेते हो लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी है। देखो अब मेरा ये अब मेरे 3 साल बाद, 3.5 साल हो गए कितना हम काम कर रहे हैं, तो आज मेरी पोजीशन ये है कि अब मुझे एक इजी मनी चाहिए, एक दिमागी सुकून चाहिए मुझे अब ये नहीं चाहिए कि मैं पहले की तरह 18 घंटे काम करता रहूँ। मुझे एक, या चलो मैं काम कर भी रहा हूँ तो मुझे एक ग्रोथ चाहिए अच्छी। सही है। तो उस ग्रोथ के लिए मैंने कहा कि साद भाई अगर आप 10 करोड़ का माल लेकर आते हो और वो ऑनलाइन पर आप नहीं काट सकते, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें एक होलसेल आउटलेट अपना खोलना चाहिए, ठीक है, जो कि अब हम पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह करेंगे, अगर हमें यहाँ से सक्सेस रेट मिलता है। अगर हमें यहाँ से सक्सेस रेट नहीं मिलता हमारे आउटलेट वो तो है ही, वो पिछला वाला, वो हम ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं चीज़ों को, वो हमारा कंटेनर आएगा और हम इसको बेचेंगे, ठीक है। और ये मॉडल कोई नया मॉडल नहीं है, ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स वाले ज़्यादातर ऐसा नहीं करते, वो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करते, वो बीच में लोग होते हैं और उनसे माल लेते हैं। और अब पाकिस्तान में अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाना है, बात वही है, देखो आप होलसेलर के पास जाकर माल लोगे और आप एक 5%, 8%, मैक्स 10% कमा लोगे ई कॉमर्स से, लेकिन जो कि मैं तो ऑलरेडी 15% नेट बना रहा हूँ, मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल स्टोर्स में कन्वर्ट कर दूं। फिर मेरा एक ख्वाब था कि 2024 तक मुझे 100 एम्प्लॉयज़ करने थे, मेरे 35 तक मैं पहुंच गया था, मुझे 100 एम्प्लॉयज़ करने थे। मैंने कहा नहीं यार, मेरे बस में नहीं है 100 लोगों को चलाना, और ख़ास तौर पर
हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको मेरे बस में नहीं था उनको चलाना। सही है। मैंने कहा कि यार इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको ईजी की तरफ लेकर जाते हैं। तो हम इसको ईजी की तरफ लेकर गए और हमने कहा कि यार आधा माल हमारा होलसेलर, हमारी जो चीना ट्रेडर की जो हमारा आउटलेट है वो निकाल देगा हमें सेल, और दूसरा जो हमारा है वो हम ऑनलाइन सेल कर देंगे। अब वही बात हो रही है कि मैंने अपना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा दिया, 15% से मैंने इसको तकरीबन 60% कर दिया है। सही है। और इन्वेस्टर का निकाल भी दें तो 35-40% तो आपका ही है यार इन्वेस्टर के निकालने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इतना यानी वो तो फिर तगड़ा इन्वेस्ट। तकरीबन अब ये है कि 50% तक हम प्रॉफिट मार्जिन बनाएंगे। सही सही। और दूसरी बात ये आती है कि जैसे कि ये जो हमारे कंट्रीज होते हैं ना, जी जी जी, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, यहाँ पर सर सबसे ज़्यादा लोग जो है ना वो इम्पोर्ट करके कमाते हैं। आपके दिमाग में भी अगर मैं कुछ ब्रांड्स के नाम लूँ, हायर, कैनवुड, सब 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 सारे सर, जैसे कि हायर हैं, उनका मालिक का नाम क्या है, जावेद आफरीदी शायद उनका नाम है। उन्होंने एक और अपना एक ब्रांड और इन्होंने अथॉरिटी ली, ठीक है, इसको हम होलसेल मॉडल कहते हैं कि आप चाइना गए या आप यूके गए, एमजी मॉडल के, एमजी गाड़ी की भी वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ले ली, ठीक है ना। जैसे कि सुजुकी भी बाहर का ही है, माल तो सारा बाहर से ही आता है, यहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इसी तरह ये लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं इंपोर्ट करके। आप एक इम्पोर्टेड चीज़ जब बेचते हो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जब मैं इतना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मुझे पता है मेरे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, तो मैंने अली बाबा के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एजेंसी है SRL कॉमर्सिफाई, वो अली बाबा की ऑफिशियल चैनल पार्टनर्स हैं। जैसे हम पहले दराज के लिए काम कर रहे थे या लोगों को ऑफलाइन, लोगों को ऑनलाइन लेकर आ रहे थे, अब हम लोगों को एक्सपोर्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है, ठीक है ना, कि आप अपना ऑफलाइन ब्रांड या आप मैन्युफैक्चर हो उसको आप पूरी दुनिया में कैसे सेल कर सकते हो, ठीक है ना। और देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यार बहुत कंपटीशन है अली बाबा पर, हम चाइना को बीट नहीं कर पाते। देखो सर, खेलने के तरीके होते हैं, ठीक है ना। आप एक मार्केट प्लेस पर बेचते हो, सेल करते हो, वहाँ पर एक चीज़ आपको 1500 की मिल रही है, वो आपको मिलेगी 30 दिन बाद, क्योंकि वो शिप होगी चाइना से। सही है। दूसरी चीज़ मैं बेच रहा हूँ, मैं आपको 2500 की दे रहा हूँ, लेकिन आपको 2 दिन में मिलेगी। तो सर 50% ऐसे लोग हैं जो वेट नहीं करेंगे और वो मुझसे बाय करेंगे। सही। तो मैंने वही 1200 की चीज़ 2500 में बेची, मैंने अपना प्रॉफिट निकाला ना। मैं रोने धोने तो नहीं मचाए कि यार नहीं यार वो 1500 में तो ये चाइनीज सेलर बेच रहा है, मैं कैसे कम्पीट करूँगा। भाई जो आपकी ऑडियंस है आप उसको टारगेट करो, जिसके पास पैसा है। अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं, 3% ऑनलाइन लोग बाइंग करते हैं सर, तो सर आपको क्या लगता है 3% वो लोग कौन है? सर वो लोग वो हैं, 40% तो सर हमारे पास पेड ऑर्डर आता है, 40% आपको पता है पेड ऑर्डर आता है। पाकिस्तान में लोग शायद माने ना इस बात को, जो हमारी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है उसमें 40% ऑर्डर पेड है। तो 40% ऑर्डर पेड का मतलब है कि अगले के बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था जब भी उसने पेड ऑर्डर किया। और आपको क्या लगता है कितने ऐसे लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होंगे? ज़्यादातर लोग को तो हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट ने हैंड टू माउथ कर दिया है। सही है। ज़्यादातर लोगों को जिनके पास है वो दिखाते नहीं है, वो दिखाते नहीं है। तो हमारा देखो जो बिज़नेस मॉडल चलता है ना, वो हम लोअर क्लास को नहीं सेल करते, ठीक है, मिडिल क्लास को सेल करते हैं, ठीक है, अपर मिडिल क्लास हो गया, एलीट क्लास हो गया, ये लोग जो हैं वो ऑनलाइन बाइंग करते हैं और हमें एक अच्छा प्रॉफिट और हसल फ्री बिजनेस देते हैं। अच्छा, ये ई-कॉमर्स का जो पूरा चेन है, चाइना से या कहीं से आपने इंपोर्ट किया, वो आया, वो आपने किया, इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक जो मसले वाली जगह जहाँ पे फंसती है, जो समझे कि एक न्यू एंट्रेंट जिससे बड़ा, जैसे कहते हैं बहुत ही तंग आ जाता है, वो होते हैं हमारे कस्टम्स के मामलात, वो हमारे क्लियरिंग के मामलात, वो LC खुलने और वो सारी चीज़ें। तो क्या ये चीज़ें इनको कोई नया बंदा आ रहा है तो वो उसको जहन में क्या रख के है कि भाई शुरू के अंदर वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो अब वो किन किन मराइल से गुजरेगा तब जाके वो किसी प्रॉफिटेबल चीज़ के ऊपर आएगा? असद भाई बड़े मसले हैं, समझ लो, या आपने ना हमारी दुखी रग पे हाथ रख दिया। बड़े आप तो आप मास्टर हो गए होंगे इन मसलों को डील करने के। बस कर रहे हैं डील। इसमें देखो इस तरह होता है कि भाई आपके सामने नहीं होती चीज़ें, ठीक है ना, और अगर आपको अपने क्या कहते हैं, मतलब यार अब मैं इसमें मुझे नहीं पता मैं किसको गलत बोलूँ यार, मुझे नहीं पता। मैं आज एक प्राइवेट इदारे में या गवर्नमेंट इदारे में जॉब करते एक बंदे को अगर देखता हूँ
और उसकी सैलरी जो कि हमारे मुल्क ने 37,500 रुपये रखी हुई है, एक नॉर्मल सैलरी है। पहली बात तो इतनी मिलती नहीं है लोगों को, इससे कम ही मिलती है। दूसरी बात, अगर इतनी मिलती भी है, 40,000 मिलती है, तो आपको पता है कि खर्चा नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, लोग खर्चे नहीं निकाल सकते। अब जब एक लेडी हैं या एक जेंट्स है, उसके बच्चे हैं, ठीक है ना, और आपको पता है कि बच्चों को पालना है, चलाना है, स्कूल भेजना है, घर वालों का प्रेशर है, कम्युनिटी का प्रेशर है, वो बेचारी की तनख्वाह चलो लाख रुपए भी सर नहीं कर सकते आप। तो आप अल्लाह से तौबा करोगे, नमाज़ी भी पढ़ोगे, माफ़ी भी मांगोगे, लेकिन आप करप्शन करोगे, आप 2 नंबर काम करोगे। क्योंकि हमारे मुल्क के हालात, हमारे हुक्मरानों ने हमें ऐसा कर दिया है कि हम इस पे हम ये कर लें, ठीक है ना। और हराम में ऐसा एक मज़ा है इजी मनी है ना, उसकी लत अगर लग गई किसी को तो वो बंदे के लिए हर चीज़ जायज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी में मैं आपको ये कहूँगा कि यार हमने जहाँ भी किसी कॉर्पोरेट के साथ काम किया है, हर जगह भरपूर करप्शन है और रिश्वत देने और लेने वाला दोनों ही गलत है। लेकिन अब बिज़नेस करना है इस मुल्क में तो ये एक मजबूरी है। सही तरीके से सर काम नहीं होता, बड़े महंगे आपको गिफ्ट्स भी देने पड़ते हैं, ठीक है। कभी आप खुद से दे देते हो, कभी अगला बंदा खुद से मांग लेता है, आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये एक थोड़ा मुश्किल मॉडल है और इसको सीखने के बजाय जो लोग ये काम करते हैं उनके साथ बैठ के डील बनाई जाए कि क्या डील पे काम हो सकता है। अच्छा, मतलब क्लियर काम, जैसे कहते हैं साफ काम तो नहीं है, लेकिन उसमें से ही जो है आपको उसमें से खेलना है। साफ काम सर इसलिए नहीं है कि अब आपको एक फैक्ट्री लगानी है तो आपको सर 40 अप्रूवल्स चाहिए। आप हर अप्रूवल के ऊपर वो हर रेट अप्रूवल के ऊपर सर वो एक गवर्नमेंट के तो 100 रुपये हैं, अलग से आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं। तो इसी तरह हर बिज़नेस में ये मसला है। अच्छा, क्योंकि कराची पोर्ट सिटी है, तो क्या कराची के अंदर और किसी और सिटी के अंदर जो डेवलप्ड सिटी है, फॉर एग्जांपल लाहौर, क्या इन चीज़ों के अंदर, इन प्रोसेसेस के अंदर कोई फ़र्क है? वो अलग बहस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा और ये कैसा और वो कैसा। मैं समझिए आप इंपोर्ट क्लियरेंस के हवाले से पूछ रहा हूँ। देखें, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं अभी बताऊंगा नहीं भाई, वो कोई सुन लेगा तो वो पता चला वहाँ पे भी बैंड लगा दे मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। नहीं सही है, ठीक है ना। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ड्राई पोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। कंटेनर उतरता है कराची में, लोड होता है ट्रक पे, ट्रक से जाता है। सही है। इसका आपको खर्चा पड़ता है 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है। ट्रक जा रहा है, आ रहा है, वापस भी आएगा ना, माल वहाँ खुलेगा, वहाँ पे आप ड्यूटी बढ़ोगे और फिर रिटर्न माल आएगा। तो उसमें 2-2.5 लाख रुपए खर्चा बच जाता है, लेकिन आपकी ड्यूटी काफ़ी बच जाती है इसमें। अच्छा, कभी कभार ड्राई पोर्ट पे अच्छे रेट मिल जाते हैं, कभी कभार आपको कराची पे अच्छे रेट मिल जाते हैं। तो वो फिर हर बंदे की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी एक अपनी सेटिंग होती है, तो वो उस हवाले से काम करता है। अच्छा सही, सॉरी कंटिन्यू। हाँ, और एक मेरी बात पहले वाली रह गई थी अली बाबा वाली, कि एक मैन्युफैक्चर है वो आ रहा है अली बाबा पे, वो कहेगा साथ भाई इसके तो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं अली बाबा के, वो हम तो कोई पैसे चार्ज नहीं करते, हमारा तो लिंक अली बाबा हमें पैसे देता है, लेकिन आपको अली बाबा को एक फ़िक्स अमाउंट देनी होती है, एक पूरे साल की सब्सक्रिप्शन फ़ीस। सही है। अब वो कहता है साथ भाई चाइना के रेट में कैसे बीट करूँगा, एक्सपोर्ट करते हुए चाइना के रेट में कैसे बीट करूँगा। तो देखो भाई, वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई, टाइम। अब एक बंदे को दुबई में माल चाहिए, कराची से कितने दिन में पहुंचेगा? बाय शिप 3-4 दिन, हफ्ते में पहुंच जाएगा, क्योंकि कराची से 3 घंटे का तो रास्ता है। सही है, ठीक है ना, यूएई जाना। ठीक है। और अगर चाइना से वो यूएई वाला बंदा मंगाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा ना चाइना से तो आने में, चाइना बहुत दूर है, फिर बाई एयर आएगा, बाई शिप आएगा, बाई एयर मंगाते हो तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो देखें, अपॉर्चुनिटीज़ खुली होती हैं। सही है। एक्सपोर्ट के लिए भी खुली हुई हैं, इंपोर्ट के लिए भी खुली हुई हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह मंगवाओ। काफ़ी सारे लोग हैं 2 नंबर तरीके से मंगवाते हैं, पीछे से रूट से मंगवाते हैं। मसला वही ना, क्योंकि फिर वो रास्ते अपनाने पड़ते हैं लोगों को कि भाई जो करेक्ट रास्ता है उसमें इतने सारे खांचे और इतने सारे अप्रूवल्स और सारी चीज़ें, फिर वो बंदा दूसरा रास्ते की तरफ जाता है कि यार मेरा मसला तो हल हो। आपने जितनी ट्रैवलिंग की, चाइना गए, अभी पिछले दिनों और भी ट्रैवलिंग का भी आपका एक ज़रा पोर्टफोलियो लगता है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, क्या वजह है कि यहाँ के प्रोसेसेस इतने अजीब से और मुश्किल से हैं? क्या बाहर भी इतने प्रोसेसेस मुश्किल हैं, या ये बाहर बहुत स्विफ्टली है, कोई कंपनी रजिस्टर करानी हो, कुछ कर रहा हूँ? और दूसरी चीज़ ज़रा एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर भी करें जहाँ जहाँ आप गए हैं, ट्रैवल करके आपने। यार हमारे मुल्क में भी कंपनी रजिस्ट्रेशन का तो प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत इजी है। अच्छा। लीगलाइजेशन करना बहुत इजी है,
ठीक है ना। हाँ वही बात है कि थोड़े पैसे ऊपर देने पड़ते हैं आपको, वही वाली बात है कि तेज़ करवाना है काम, थोड़ा सा काम आपको तेज़ करवाना है, फाइल्स आपको तेज़ करनी है। हम्म। बाकी यार मैं अगर आपको बताऊँ ना कि मैं तकरीबन कोई 6 कंट्रीज़ गया हुआ हूँ, टोटल मेरे 10-12 ट्रिप्स हैं। इसमें सबसे पहले अफ़गानिस्तान आ जाता है, दुबई आ जाता है, सऊदी आ जाता है, मलेशिया गया हुआ हूँ मैं, थाईलैंड गया हुआ हूँ, श्रीलंका गया हुआ हूँ, इसके अलावा ये अपना चाइना गया हुआ हूँ। तकरीबन ये मैंने कोई 7 कंट्रीज़ किए हैं और 3-4 कंट्रीज़ इस साल मुझे और करनी है। तो इन जो 7 कंट्रीज़ मैंने की हैं, इनमें जो मुझे सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा वो मुझे सबसे नंबर 1 पे मैं आपको कहूँगा चाइना। अच्छा। चाइना भाई, अगर मैं कहूँगा कि कोई दुनिया का कोई अच्छा मुल्क है ना, मुझे पता नहीं क्यों चाइना अच्छा लगता है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि यार रहने के हिसाब से, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे अपना मुसलमानी कल्चर चाहिए, मुस्लिम कल्चर चाहिए, उसके लिए मैं सेकंड नंबर पे जो रखूँगा ना, वो मैं रखूँगा मलेशिया को। ठीक है। अच्छा, इसमें वैसे तो देखो सऊदीया को तो मैं नंबर 1 पे रखूँगा, लेकिन वो एक इबादत के लिए अलग है। सही है। ठीक है ना, इबादत के लिए एक अलग जगह है, लेकिन बंदा कहता है कि रहने के लिए फिर वहाँ पे गर्मी काफ़ी पड़ती है। लेकिन मलेशिया मुझे इस हवाले से, वेदर के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से बहुत अच्छा लगता है मलेशिया। अगर मलेशिया पासपोर्ट देता होता तो मैं वहीं पे होता भी। अच्छा। लेकिन वो पासपोर्ट देता नहीं है। सही है, सही है। ठीक है ना। और हाँ, यही ज़रूर करूँगा कि जब किसी कंट्री की मैं सिटीजनशिप ले लूँगा, और मेरा इंशाल्लाह है कि मैं अगले 2 साल में किसी और कंट्री में सिटीजनशिप ले लूँ, या तो मैं बाय कर लूँ या तो मैं वहाँ पे जाके फिर रहूँ 2-4 साल 5 साल और फिर मुझे सिटीजनशिप मिले। तो वो है इंशाल्लाह, हमारे गोल्स हैं अगले सालों के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार हमारे बच्चे जो हैं वो इस माहौल में गिरो हों जो अभी मामला चल रहे हैं। कोई आपको पता है कि यार जस्टिस नहीं है, आपको कोई मार के चला गया तो फिर आपको अपने बच्चे के एवज पैसे लेने और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। और अगर किसी एक बंदे को सज़ा मिल भी गई तो आगे लोगों को नहीं मिलनी, या आपको भी पता है, हमें भी पता है भाई। ठीक है ना। और मिल जाती है सज़ा, फिर 5-7 साल बाद फिर माफ़ कर देते हैं कि चलो यार सेटलमेंट हो गया, पूरी फैमिली भाई अमेरिका ट्रांसफ़र कर दी पैसे वाले लोगों ने। तो यार मैं तो नहीं चाहता कि हम इस तरह की मौत हो मेरी, मैं ये नहीं चाहता यार। ठीक है ना। हाँ, शहीदों वाली मौत तो चाहते हैं, लेकिन इस तरह की मौत हम नहीं चाहते। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम मेरे जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, एक अच्छा बिज़नेस मॉडल मिले। भले हम मिडिल क्लास से नीचे रह लेंगे, लेकिन इज़्ज़त से रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। तो मुल्क में मैंने आपको बताया कि भाई नंबर 1 पे जो है वो है चाइना, नंबर 2 पे जो है, ये मैं रहने के हिसाब से बता रहा हूँ, नंबर 2 के हिसाब से तो आपने मलेशिया बताया वैसे, मतलब अच्छा मुस्लिम कंट्री की प्रेफरेंस वो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सर हर गाड़ी ईवी, आपको वहाँ पे ताजगी मिलती है सर, वहाँ का पानी कैसा है। ठीक है। फिर वहाँ पे आपको सर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वहाँ पर सर दुनिया का बिजनेस होता है। मुझे पता है कि मैं अगर चाइना चला जाऊँ तो मैं वहाँ पर विद इन अ ईयर मिलीनियर बन जाऊँगा, और विद इन अ 5 ईयर में वहाँ पे बिलीनियर भी बन जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे पैसा इतना है, वहाँ पे काम इतना है, और मेरी जो फील्ड है मैं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करूँगा। लेकिन जो कि मैं भी एक तरह से अपने एक कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, तो शायद मैं चाइना नहीं जाऊँगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि पहले मैं यार कोई पासपोर्ट की सेटिंग बनाऊँ, फिर देखेंगे कि किस कंट्री में रहना है और क्या करना है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरा शौक़ नहीं है भाई कि मैं जी वैगन लूँ या मैं मर्सिडीज़ लूँ, मेरा शौक़ नहीं है यार। मुझे एक है ना सुकून वाली एक लाइफ चाहिए, पहाड़ों में हो, ठीक है, क्या बात है, या कोई सी साइड पे हो। मुझे एक सुकून वाली लाइफ चाहिए। ठीक है ना। बस इतना हो कि यार अच्छा खाएं, अच्छा पहने। मुझे कोई भाई बुर्ज खलीफा में अपना फ्लैट नहीं लेना। ठीक है। मुझे प्राइवेट जेट नहीं खरीदना भाई। ठीक है। छोटा सा बंदा हूँ अल्लाह का, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया देखना पसंद करता हूँ, बिजनेस क्लास में भी नहीं, इकॉनमी में चले जाऊँगा मैं। सही है। ठीक है ना। वो जो इकॉनमी में ना एक सीट होती है जिसपे लेग स्पेस अच्छा होता है, जी, बस वो चाहिए मुझे, ताकि लेग स्पेस कम से कम मिले, लेग स्पेस मुझे मिल जाए। सही है। मैं वहाँ गुजार लूँगा ज़िंदगी अपनी। समझ रहे हो ना आप। एक अच्छा जस्टिस वाला कंट्री हो, मुस्लिम हूँ मैं, एक छोटा से मुस्लिम कॉलोनी में रह लूँगा। समझ रहे हो आप। कोई मुझे करोड़ों के घर भी नहीं चाहिए भाई।
लकड़ी के बने हुए घर कनाडा में रह लूँगा मैं, समझ रहे हो आप, कहीं भी रह लूँगा। पत्थर वाले घर भी नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए उसके अंदर स्टील वाले सरिये नहीं चाहिए मुझे भाई। मैं पत्थर वाले घर में रह लूँगा, मैं बर्फानी इलाकों में रह लूँगा, लेकिन मुझे एक सुकून वाली लाइफ चाहिए। सारे ऑप्शंस आपने दे ही जा रहे हैं, आप दिए जा रहे हैं एक सुकून वाली लाइफ, बस अल्लाह पाक जहाँ फिट कर दें। सही। और नहीं होगा फिट होना तो यहीं पे भी गुजर रही है ज़िंदगी। सही, समझ रहे हो ना। तो अपने इतने कोई वो नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, वैसे इससे हटके पाकिस्तान में अगर कराची से रिलोकेट करना हो तो कौन सी सिटी में रहना पसंद करेंगे? ये बिल्कुल हटके मैंने सवाल ऐसे ही। यार मैं आपको बताता हूँ, कराची से हटके, कराची में तो आप हैं ना इस वक्त। मैं यार इस्लामाबाद को बड़ा पसंद करता हूँ। ठीक है ना। लेकिन अब अपना पूरा बिजनेस है कराची में, तो वो मूव होना मसला है। और मैं बिज़नेस की तो मैं परवाह भी नहीं करता, मुझे पैसों की परवाह नहीं है। मुझे पता है मैं जहाँ खड़ा हूँगा मेरा वहीं से बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। इतनी अल्लाह ने मेरे अंदर एबिलियत दी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं बगैर ज़ीरो पैसे से भी जाऊँगा ना तो मुझे लोग वेलकम ही करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसे अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, ऐसे ही रखे। सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला के हाथ में, बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो यार, माँ बाप हैं आपके, मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, तो माँ बाप को अब है ना एक इन्वायरमेंट चाहिए। उनको घर वालों से मिलना है, रिश्तेदारों से मिलना है, कम्युनिटी है पूरी, बहनें हैं मेरी, उनकी शादियाँ हुई हुई हैं, उनके बच्चे वगैरह आएंगे। अब मैं अगर उनको ले जाता हूँ इस्लामाबाद तो वो फिर वहाँ जाके क्या करेंगे, बीमार हो जाएंगे। तो ये एक वजह है कि मैं अभी मूव आउट उनको नहीं कर सकता कहीं पे, और यहीं पे रह रहे हैं। अपना शहर है कराची, अपना। सही बात है, हर चीज़ के बावजूद शहर तो अपना ही है ना। प्रीफर मैं कहूँगा इस्लामाबाद। तो लाहौर भी बहुत अच्छी जगह है, वो भी मुझे पसंद है। लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा अब इसके ज़रा स्विच करते हैं। जो आपकी सक्सेस में या ई कॉमर्स में की सक्सेस में एक आपका एक बहुत बड़ा रोल है जो कि सोशल मीडिया पेरेंट्स का है, चाहे वो फेसबुक, चाहे वो टिकटॉक, चाहे वो इंस्टा, वॉटएवर, जो भी जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप होंगे, उसके अंदर बाज़ दफ़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी चीज़ लगती है, लेकिन उसका आउटपुट भी मिलता है। तो मैं कंटेंट के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि यार कैसे कंटेंट ने आपको सक्सेस दिया, और कैसा कंटेंट इस वक्त पब्लिक डिमांड करती है जिसकी वजह से आप ग्रो करें और उसका जिसे कहते हैं इफ़ेक्ट आपके मेन कारोबार के ऊपर भी पड़े। अच्छा देखिए, मैंने अभी एक पोल किया था, ठीक है, अपने प्रोफाइल पर। ओके। मुझे यार यूट्यूबर बनने का बड़ा शौक़ है, ट्रैवल व्लॉग्स बनाने का मुझे बड़ा शौक़ है। मैं खैर इतनी कंट्री गया, मैंने कोई व्लॉग वगैरह इतने मैंने बनाए नहीं, नॉर्मल वीडियोस चुटकुले छोटे छोटे बनाते रहते हैं, कोई बिज़नेस के हवाले से बात हो जाए वो बनाते रहते हैं। लेकिन मैंने जो पोल किया तो सब लोगों ने कहा कि साद भाई आप बिज़नेस वीडियोस के लिए हमने आपको फॉलो किया है। सही है। ट्रैवल के लिए मेरे ख्याल से कोई बहुत ही कम वोट थे, 5% भी शायद नहीं थे। सब ने बोला बिज़नेस वीडियोस और बिज़नेस आइडियाज़, ये मुझे लोगों ने कहा। तो लोगों को पसंद ये है, और वो एक बहुत छोटी कम्युनिटी है हमारे मुल्क में जो कि कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, तो उस पर हमें व्यूज़ भी कम मिलते हैं। और जो मैं अगर अच्छे व्यूज़ की बात करूं तो वो फिर ट्रैवल वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आते हैं। लेकिन जो मेरी एक ऑडियंस है, जो एक लॉयल फॉलोवर्स होता है, जो यार जिस वजह से उसने मुझे फॉलो किया हुआ है, तो वो लोग कहते हैं कि साद भाई हमने आपको फॉलो किया बिज़नेस रिलेटेड वीडियोस के लिए। लेकिन उमूमन लगता ही है कि वायरल होने के लिए कोई कंट्रोवर्सी, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि बहुत ही हटी हो, आपको एक दिन में पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है व्यूज़ को। इसके ऊपर आपका अभी तक क्या क्या तजुर्बा है? असद भाई, मैं प्रेफर नहीं करता कि किसी को गिरा के मैं उठूँ। मैं कहता हूँ जो बंदा काम कर रहा है अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है ना। और वही मैं बात बताऊँगा आपको कि यार मुल्क के हालात ऐसे ना कि लोग करप्शन पे मजबूर हैं, लोग 2 नंबरी करने पे मजबूर हैं। मुल्क के हालात ऐसे, उसको अपने बच्चे का पेट तो भरना है ना भाई, क्या करेगा वो? 2 नंबरी करेगा। अब आप उसके लिए ऐसे रास्ते बनाओ, फैक्ट्रियाँ लगाओ। फैक्ट्रियाँ लगाने की तो अब दूर की बात है कि फैक्ट्रियों को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, लोग बंद करके भाग रहे हैं। समझ रहे हो आप? क्योंकि उनका एक्सपेंस ऐसा होता है कि वो भाई हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, वो सैलरी तो लाजमी देनी है हर महीने। यहाँ पे कोई बिजली कट गई, कोई ऐसा मसला आ गया, इंटरनेट नहीं चल रहा, और कितने ऐसे लोग हैं, आप यकीन करो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि साद भाई आप मलेशिया गए, दुबई गए, हमें थोड़ा सा टाइम दो, बैठो हमारे साथ, हम मूव आउट होना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं वीज़ा नहीं मिलता, वो कह रहे हैं भाई मुझे महीने का वीज़ा मिलेगा मलेशिया का, मैं ले लूँगा, फिर मैं थाईलैंड मतलब वो कह रहा है मैं 5-6 कंट्री के वीज़ा लगा के चले जाता हूँ, ट्रैवल करता रहूँगा। कह रहा है मैं 1 महीना बाकू में रह लूँगा भाई, मैं 1 महीना मलेशिया में रह लूँगा, 1 महीना थाईलैंड में रह लूँगा, 1 महीना सिंगापुर में रह लूँगा।
कह रहा है मैं 6 महीने तो जाऊँ अपना काम तो सुकून से करूँ। कह रहा है यहाँ तो कभी हड़ताल है, कभी इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट स्लो है। कह रहा है हमारा पूरा बिजनेस तबाह हो रहा है। तो लोग मूव आउट करना चाह रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें ट्रिक्स क्या हैं कि आप अपने कंटेंट में एम्बेड कर दें कोई आपका बिजनेस का कोई काम या कोई मैसेज या कोई, क्योंकि मैं बाज़ दफ़ा देख रहा होता हूँ कि आपकी वीडियोस के अंदर भी ये कहीं ना कहीं होता है। तो इसको मास्टर करने के लिए क्या करना चाहिए हमें कि लोग कंटेंट देख रहे हैं और बीच में एक मैसेज आ जाए? अच्छा देखें भाई, कंटेंट जैसे कि हम कंपटीशन की बात करते हैं, अब कंटेंट में भी बड़ा कंपटीशन आ गया है। और वो वक्त सर दूर नहीं है कि जब कंटेंट क्रिएशन तो बहुत लोग कर रहे होंगे, लेकिन उससे पैसे बनाना बहुत कम हो जाएगा। अब ऐसा दौर आ गया है कि उससे पैसा बनाना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि टिकटॉक पर बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन उन्हें ना स्पॉन्सर्स मिलते हैं। बात क्या है सर कि आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे। व्यूज़ लेना सर मुश्किल नहीं है, आप आज कर दो, रोड पे खड़े होके नाच दो, आप शर्ट उतार के फेंक दो आप रोड पे, तो आप व्यूज़ आ जाएंगे। लोगों को तो भाई चुटकुला चाहिए। एक बंदा है ऑफिस में बैठा हुआ है, दिमाग ख़राब हो गया, वो खोलेगा फेसबुक, हो खुश हो जाएगा, आपका 2 मिनट का नंगा नाच देख के खुश हो जाएगा, वो बार रखेगा, दोबारा काम करने लग जाएगा। इससे आपको वैल्यू तो नहीं मिली। कोई ब्रांड आपके उस नाच पे तो पैसा नहीं लगाएगा। समझ रहे हो आप? सही है। तो सर सीखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, और शुरू के जो 3 सेकंड होते हैं आपकी वीडियो के, वहाँ पे आपको ऐसा कोई लुकमा देना है अपने व्यूवर्स को कि वो रुके एंड तक। और ज़्यादातर लोग नए ही होते हैं जो आपको देखने वाले होते हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर नए लोग होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं। तो उनको आपको रिटेन करना है, आपको ऐसी वैल्यूएबल बातें बतानी है, और अपने कंटेंट में क्वालिटी लानी है। अगर आप क्वालिटी नहीं लाते तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाते सोशल मीडिया पर, फिर ब्रांड्स आप नहीं ले पाते। हाँ, ये वाली बात ठीक है आपकी कि कोई उल्टी सीधी चीज़ करने से व्यूज़ मिल जाएंगे लेकिन आपको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, इनकम नहीं मिलेगी। अगर आपका व्यूअरशिप बस टारगेट है वो तो मिल जाएगा। लेकिन ऐसी मिसालें भी तो हैं कि एक बहुत छोटी सी 7 सेकंड की वीडियो से एक लड़की जो है वो सुपरस्टार बन गई। ठीक है, उसने वो जो है वो गई किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में, ये मैं हूँ, ये फला है, ऐसे बहुत तो सारे। उसके बाद क्या हुआ, तो वो अगर वो वीडियो ना बनाती तो वो उसको ब्रांड्स नहीं मिलते यार। ये भाई देखें, ये हमारी एक मीमर कम्युनिटी बन गई है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, ठीक है ना। या आपको ऐसे लोग दूसरी कंट्रियों में बहुत कम मिलेंगे जहाँ पे आबादी कम है, या आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और जॉबलेस लोग हैं। वो बेचारे मीमर बन गए बैठ के। अब वो कुछ समझ नहीं है ना, जहाँ पे बच्चा गया वहाँ बन गया भाई। अब वो मीमरों ने इनको भाई ऊपर लेके गए, मीम्स बनाते बनाते इतने मशहूर हो जाते हैं। ये बात भी है, ठीक है ना। फिर वही है, पैसे वाले लोग तो सस्टेन कर जाते हैं। पैसे वाले लोगों के 100 दोस्त हैं, गरीब का कौन है? सही बात है, गरीब का तो कोई भी नहीं है। ये बात है। और दूसरी बात ये है कि यार हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा, कोई गरीब आदमी को मशहूर भी हो जाता है तो हमारी ऑडियंस बहुत कम है देखने वाली, उसकी इतनी अच्छी इनकम जनरेट नहीं होती। और फिर दूसरी बात है यार, आप नाच गाना करके अगर आपने वायरल बनाया है खुद को, तो सर आपको बिज़नेस करना नहीं आता। आपको इसको भी एज अ बिज़नेस लेकर चलना है। अगर आप इसको भी एज अ बिज़नेस लेकर चलोगे तो आप कामयाब होगे ना, अदरवाइज़ कामयाब आप नहीं होगे। तो एक बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट नहीं है। और यार दूसरी चीज़ ये भी है, पहले मैं शिकवा करता था कि यार हमारे लोग है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक बेकरी है जिसका नाम है असद इजाज़, नाम है एक बेकरी का, बड़ी मशहूर बेकरी है। मैं बोलता था यार असद भाई 1900 बूणी से आप काम कर रहे हो, ठीक है, 2000 बूणी आ गया है। सर आपने अपनी ब्रांचेज एक लाहौर में नहीं खोली, आपने अपनी ब्रांच एक इस्लामाबाद में नहीं खोली। तो मुझे आज उसका सोल्यूशन पता चला है कि वो असद भाई ने इसलिए नहीं खोली। असद भाई ने यही बोला कि बेटा जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुमसे सवाल पूछूंगा। असद भाई ने ये बोला, मेरे ये जवाब मिला, असद भाई ने तो कुछ नहीं बताया। जवाब ये मिला कि भाई ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनके साथ मैं कोलैबोरेशंस करूं, जिनके साथ मैं काम करूं। अच्छे लोग बहुत कम हैं, काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। ऐसे लोग ही मुझे नहीं मिले कि मैं जिनको अपना नाम दूं, अपना ब्रांड दूं, जिनके साथ मैं इन्वेस्टमेंट करूं। जो लोग मिले हैं तो वो उन्होंने हमारे साथ डज लगा दी, नुकसान कर दिया। तो इस वजह से लोग ग्रो नहीं कर पाते, लोग अपनी वो नहीं कर पाते। और मैं अगर इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया में भाई अगर मतलब वहाँ पे ना 100 मसले हैं यार, मुसलमानों के लिए मसले हैं, गोश्त खाने पे मसले हैं, दूसरे मसले हैं,
लेकिन वहाँ पर एक हद तक लोग बिजनेस कर सकते हैं, खुल के काम कर सकते हैं, ठीक है ना, और बड़ा बड़ा फ्रीडम है वहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, आप कुछ चीज़ों को आप हटा दो अगर, तो उसके अलावा वहाँ पे बड़ा फ्रीडम है। बिजनेसेस जब भी वहाँ पे करोड़ों में जाते हैं, आप सुनते हो 500 करोड़ 800 करोड़ की कंपनी है, 5000 करोड़ की कंपनी है, तो वहाँ बिजनेस में फ्रीडम है, अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ठीक है ना। पाकिस्तानी भी बहुत मेहनती हैं, कुछ ऐसे गंदे अंडे हैं जिस वजह से हम बदनाम होते हैं। तो बात वो आती है कि उन अच्छे लोगों ने खुद को पब्लिक नहीं किया हुआ, उन्होंने एक अच्छी एजेंसीज नहीं बनाई हुई। अब पाकिस्तान में एक गेमर बनने का क्या है वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है गेमर बनने की। वो बेचारे को टाइम पास है और उसको ई स्पोर्ट का कुछ नहीं पता। कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई ऐसा गवर्नमेंट का इदारा नहीं है जो ई स्पोर्ट को आगे लेकर जाए। और दूसरी तरफ इंडिया में देखते हैं तो भाई इंडिया में एक ऐसी एजेंसी है जो बच्चे को हायर कर लेती है। तुम्हारी ये फिक्स तनख्वाह है, तुम्हें ब्रांड में ला के दूंगा, तुम्हें मेंबरशिप में ला के दूंगा, तुम्हें सारी चीज़ें मैं ला के दूंगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो हाथ पकड़ के किसी को चलाए। प्रोसेसेस हमने उन्हीं बनाए हुए ऐसे कि जो कि प्रमोट करें सारी चीज़ों को। अब इसमें एक दूसरी वजह भी है, आप जिसका हाथ पकड़ते हो वो आपके अब्बा जान बन जाते हैं। एक ये वजह भी है, एक ये वाला कीड़ा भी हमारे अंदर है, ठीक है ना। सही है। तो मुझे नहीं पता ये कीड़ा फ़ायदेमंद है या ये कीड़ा नुकसानदेह, लेकिन खैर अल्लाह ने बनाया है हमें ऐसा, तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। ये वैसे जो आपने जिस तरह एक कंटेंट की अभी पहले बात की थी जो कि बड़ा अजीब सा कंटेंट है, उसके लिए मशहूर है टिकटॉक। फ़ौरन ज़हन में आता है यार टिकटॉक बना रहा है और बंदा उसको लान तान कर देता है भाई टिकटॉकर की वैसी बड़ी। लेकिन मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह आपकी वीडियोस टिकटॉक के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त। तो टिकटॉक में भी क्या अच्छा कंटेंट बनाने की कोई स्ट्रेटजी है, और क्या उसकी वैल्यू भी उतनी है जितनी ऐसे कंटेंट की है जो टाइम पास? देखें, ये एक बहुत बड़ी नीश है, ठीक है, जिसको कहते नहीं कंटेंट क्रिएशन, ओके, जिसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग। सही है। स्टोरीज हमें पसंद है सुनना, हिस्ट्री, बिल्कुल, या कोई नई चीज़, या यार आप अभी घूम के आए हो, हाँ मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, यहाँ आप स्विट्जरलैंड गए, आप दुनिया देखनी है, दुनिया लोगों को, सही है, खूबसूरती देखनी, अच्छा माहौल देखना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये खूबसूरती लोग देखना पसंद करते हैं। और वीडियो बनाने के भी ना 2-4 तर्ज होते हैं। इमोशनली आपको कुछ वीडियो बनानी है, ठीक है। अभी एक हमारे भाई हैं, उनके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, वो टिकटॉक वैसे बनाते थे काफ़ी, उनको इतनी अच्छी रीच वगैरह नहीं मिली थी, उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया, उस इंसिडेंट के लिए उनको हेल्प चाहिए थी। तो उन्होंने, अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने वीडियो उठाई और उसमें बोला, वीडियो अपलोड कर दी। तो वो वीडियो वायरल हो गई भाई, लोग आ गए उनकी हेल्प के लिए, यार क्या मसला हो गया, क्या ऐसी परेशानी हो गई। तो यहाँ हमने ये देखा कि रियलिस्टिक एक वीडियो बनाई गई जिसमें उस बंदे को असल में हेल्प की ज़रूरत थी, तो वो चीज़ एल्गोरिदम ने उठा दी और वो चीज़ लोगों की तरफ चली गई। तो आपको एल्गोरिदम को ये बताना है कि ये मेरा कंटेंट है और ये इस ऑडियंस के लिए वाइबल है, तो एल्गोरिदम आपका कंटेंट जो है वो वायरल कर देगा, ठीक है ना। बाकी मैं ट्रेंड पे बिल्कुल कंटेंट नहीं बनाता। उसकी वजह ये है कि जब आप ट्रेंड पे कंटेंट बनाते हो ना, तो आपको इतने गंदे लोग फॉलो कर लेते हैं कि जो आपकी हर टाइम बैशिंग ही करते रहेंगे। अच्छा, आप मेरी प्रोफाइल देखें फेसबुक की, 70-75 हज़ार मेरे फॉलोवर्स हैं, आपको कोई मेरी बैशिंग करते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने स्लो ग्रोथ ली है। गुड। अगर मैं ट्रेंड पे बनाऊं वीडियोस, मैं वर्ल्ड कप पे वीडियो बनाऊं, तो वो पूरी आवाम मुझे आ जाएगी देखने, जिसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि आपका टारगेट कुछ और है, कुछ और है। आपका टारगेट ये थोड़ी कि हमने सिर्फ बातें की और चलो भाई व्यूज़ ले लिए। अक्सर हम लोगों को यही देखते हैं कि 5 लाख फॉलोवर्स हैं और वो इनकम ही जनरेट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। और मेरे 70,000 फॉलोवर्स हैं, मैं उनसे डबल इनकम जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस को कनेक्ट कर रहा हूँ, अपने बिजनेस को उनके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये इतना आसान भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास अगर एक लीड जनरेट होती है, एक बंदा या एक इन्वेस्टर मुझे टच करता है, तो वो उसका पहला सवाल होता है कि सर आपको मैं 2 साल से देख रहा हूँ, अब 2 साल आप मार्केट में टिक गए हो,
तो अब मुझे लगता है कि आपके साथ हम कोई कोलेब्रेशन, कोई मार्केटिंग, कोई बिजनेस वैल्यू, कोई आप हमारा ब्रांड चलाओ, तो मैं अब आपको भरोसा करता हूँ। तो वो ऐसा नहीं है कि अगर आपने देखा कि यार साथ ने वीडियोस बनाए वो वायरल, वो सर 2 साल तक वीडियोस बनाए। सही बात है। फिर लोगों ने हमें कांटेक्ट करना छोड़ दिया। और अगर ई कॉमर्स की बात करूँ तो मैं पहले वीडियोस नहीं बनाता था, ना मैं इतना मशहूर था। पहले हमने अच्छी इनकम जनरेट की, फिर मैंने, क्योंकि मैं 12 घंटे 14 घंटे काम करता था, तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा सुकून की तरफ जाया जाए, ठीक है ना। फिर मैंने कुछ पहला खर्चा मुझे याद है, मैंने फेडरल बी एरिया में किया था, 6,000 रुपये की शॉपिंग की थी, वरना मैं साल में ना टोटल 2-4 जोड़े ही लेता था भाई, और वो पूरे साल चलाता था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। सही है। घर में देने हैं सारी चीज़ें। तो मुझे याद है मैंने अपनी इनकम, जब मैं 1 साल से अच्छा कमा रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं शॉपिंग करने जाता हूँ। तो वो एक ब्रांड था अनऑफिशियल के नाम से, फेडरल बी एरिया में नाज़माबाद में हमारा ऑफिस था। तो मैं वहाँ गया अनऑफिशियल ब्रांड पे, और मैंने वहाँ पे 6,000 रुपये की शॉपिंग की, और बड़े अच्छे कपड़े उनके थे, और वो मुझे चले भी काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा खर्चा करना स्टार्ट किया। फिर मैंने बोला यार मैं अब है ना हफ्ता इतवार काम नहीं करूँगा, मैं हफ्ता इतवार में घूमूंगा दोस्तों के साथ। तो हफ्ते को फिर मैंने गाड़ी ली, एक घूमेंगे किस में, बाइक पे तो घूमने से रहे। फिर मैंने एक गाड़ी ली, ठीक है, उतने पैसे थे नहीं, तो मैंने बैंक से गाड़ी ली, इस्लामिक बैंकिंग से। तो उस पर गाड़ी ली हमने, और उस गाड़ी में हम घूमते थे दोस्तों के साथ। तो फिर मैंने वहाँ पे मैंने पिक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट की, और छोटी छोटी वीडियोज़ में बनाता था, तो लोगों को पसंद आती थी। तो इस तरह सिलो करके, और उस टाइम पे मैं अगर पुरानी पोस्टें देखूँ, लोग हंस रहे होते थे, बिलावजा हंस रहे होते थे। मैंने ऐसे ही होता है। आप शुरू में आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर की शुरू की चीज़ें देखें, लो क्वालिटी होंगी, अजीब सी होंगी, बंदा देख के कह रहा होता है यार ये मैंने उस वक्त क्या बनाया। खुद भी आप इस वक्त रियलाइज़ करते हैं, ऐसी बात है, स्टेजेस होते हैं। लेकिन पब्लिक के भी कमेंट्स बड़े मज़े के होते हैं अगर आप पुराने को उठाएं तो। बहरहाल, तो अभी आगे के क्या प्लान्स हैं? ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में ही इंशाल्लाह ग्रोथ करनी है, और सेकेंडेड विद ये जो कंटेंट क्रिएशन है, ताकि वो सपोर्ट करे बिजनेस। यही मैं आपकी जो पूरी समरी समझाऊँ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना है। सही है। इसके अंदर हमने एक मॉडल ऐड कर दिया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है। अलीबाबा के ज़रिए हम मुल्क को डॉलर लेकर आएंगे। ओके। और हमारी मजबूरी है कि हमें माल मंगवाना है, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी इंडस्ट्रियाँ नहीं है, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे चाइना से और माल को बेचेंगे। सही है। ठीक है, ये हमारा बिजनेस मॉडल है। एक होलसेल शॉप हमने खोल दी है, ताकि हम जो अच्छे प्रोडक्ट्स लाएं वो हम सबको दे सकें, ताकि हर बंदा अपना रोज़गार रोज़ी रोटी चलाए। ठीक है ना, देने वाली साथ तो अल्लाह की, हम कोशिश कर सकते हैं, हम किसी का ज़रिया बन सकते हैं। ये चीज़ हो गई। दूसरा जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो वही हमारा ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ई कॉमर्स का काम हम लोग कर रहे हैं। अब तीसरा हमने कुछ अपने गोल्स बनाए, जैसे कि एक सेकंड पासपोर्ट का गोल है, ठीक है ना, वो हमें सनी भाई ने दिया है, सनी अली ने दिया है। ठीक है, बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि उन्होंने मेरा माइंडसेट बनाया। वरना मैं, मुझे कोई बोलता था ऑनलाइन काम, तो मैं उसको बोलता था स्कैम है, मैं इस तरह का बंदा था। बोलता था अबे यार चूना लगने वाला नहीं, चूना असल में ना, मैंने बड़े कोर्सेज खरीदे 2014 में 15 में, और मेरे कोर्स लोगों ने पैसे लेके मेरे को सिखाया भी नहीं। सही। मैंने यूट्यूब के बड़े कोर्स खरीदे थे। ठीक है ना। तो उस टाइम पे चूना लगा, लेकिन मैं खरीदता रहता था। फिर एक कोर्स मैंने खरीदा था, उमर इफ्तिखार साहब थे, उनका 3,000 रुपये का कोर्स था, वो मैं हिसाब भी लगाता था। ग्रुप के अंदर 250 लोग हैं, और 3,000 के हिसाब से 250 लोगों के। अच्छा, उस टाइम पे उस ग्रुप के अंदर नादिर अली भी थे। अच्छा। हाँ, नादिर अली की भी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। उमर इफ्तिखार जो हमारे टीचर थे, उन्होंने ही नादिर अली को भी पूरा गाइड किया, पूरा बनाया, उनका लोगो बनाया, उनका डिज़ाइन की चीज़ें। वो फेसलेस चैनल्स पे काम करते थे उस टाइम पर। तो वो बड़ी अच्छी जर्नी रही उनकी, नादिर भाई की। हमारा तो चैनल, हमने 10 चैनल बनाए थे, सारे बंद हो गए। अब वही बात है, अब उस 250 लोगों में से कितने लोग चले? बिल्कुल। मैं कुछ लोगों को जानता था, वो तो अब यूट्यूब का काम नहीं करते। नादिर भाई को ही देख रहे हैं हम कि वो माशाल्लाह निकल के आ गए। उसमें उनका टैलेंट है, और फिर वही बात है कि शौक़ है उनका। उनका शौक़ कैसा है कि वो पहले टीवी में काम करते थे, फिर उन्होंने अपना टीवी बनाया, एक अपना चैनल बनाया। जैसे हम चैनल टीवी पे चेंज करते हैं, जैसे यूट्यूब भी एक चैनल है। बिल्कुल। उन्होंने अपना चैनल बनाया, और उनके पास टैलेंट था, वो चल गया। मैं ट्रैवल वीडियोस डाल के थक गया था, कोई नहीं देख रहा था। मैं जमा करता था 8-10 हज़ार रुपये,
मैं इकॉनमी ट्रेन में जाता था, व्लॉग बनाता था, लाहौर चला गया, दिन के लिए चला गया, एक दिन के लिए। अभी भी अपलोड है मेरे साथ लकी यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोड है। पुराने होंगे 2.5 साल पुराने, 4 साल 5 साल पुराने, 6 साल पुराने भी हैं, लेकिन वो चलते ही नहीं थे। उसमें लोग मिसगाइड भी बहुत करते हैं यार। लोग बोलते हैं इक्विपमेंट डजेंट मैटर, तो नहीं करो ना, आप क्यों यूज़ कर रहे हो? असद भाई आपने ये लाखों रुपए के कैमरे क्यों लगाए? आपने लाइटें क्यों लगाई है? जब इक्विपमेंट डजेंट मैटर है तो क्यों लगाया आपने? भाई बताओ मुझे। खिड़की लगाओ या खिड़की खोलो, धूप की रोशनी में भाई पॉडकास्ट करो, पॉसिबल नहीं है ना। तो वो हम भी, वो बेचारों वो हम भी समझदार नहीं थे उस टाइम पे। इक्विपमेंट डजेंट मैटर का झंडा लेके जा रहे थे। का मोबाइल होता था 15,000 वाला, वीडियोस बना रहे हैं, उसमें लाइटिंग जा रही है, वो अच्छा लगता था खुद को, क्योंकि ऐसा लोग बहुत कम कर पाते थे, खुद को अच्छा लगता था, बस जलील हो रहे थे उस काम में। और मुझे याद है कि मेरी जो वीडियो वायरल हुई थी, वो मैंने मोबाइल लिया था सैमसंग S21 प्लस, मैंने डमी फ़ोन लिया था, मुझे 65,000 रुपये का शायद पड़ा था। मैंने गेमिंग के लिए लिया था कि मैं उसमें गेमिंग करूँगा, गेमिंग वीडियोस बनाऊंगा, अपलोड करूँगा। कीरा था, ई-कॉमर्स कर रहे थे, पैसे बन रहे थे, लेकिन वो कीरा था एक सोशल मीडिया का। तो वो S21 पे मैंने वीडियो बनाई और मेरी टिकटॉक पे वायरल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर आपकी औकात देखते हैं कि आपकी औकात क्या है। सही बात है। आप मोबाइल से वीडियो बनाओगे तो घंटा नहीं चलनी, कंटेंट क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, या वीडियो ऑडियो जो उसकी क्वालिटी है वो बेहतर मैटर करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर यार मुझे समझ आया कि सैमसंग तो यार इतना अच्छा चलता है। हम पहले हमारे दिमाग में क्या डाला गया, अब है सैमसंग लाख रुपए का फ़ोन, पागल हो गया तू, ये देख 15,000 में सब कुछ सेम चीज़ है, सब कुछ करता है, सेम चीज़ है। अबे भाई इतना जलील हुआ हूँ ना मैं, मोबाइलों में इतना जलील हुआ हूँ। अब मैंने लिया सैमसंग, एक मेरे पास सैमसंग है, सैमसंग मेरे पास है S21 अल्ट्रा, बेहतरीन है भाई, अप्रूव ले लिया हमने। यकीन करो इतना मेरा बिज़नेस आसान हुआ इससे कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बेहतरीन मोबाइल है, पूरा दिन चलता है, फास्ट चार्जिंग कर देता है। पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय सैमसंग मोबाइल, नीचे लिखा है। अच्छा है आपको मिल जाए स्पॉन्सर, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आने का है नहीं, लेकिन फिर भी लिख देंगे, आप मिल जाए तो बहुत अच्छा है। फिर आईफोन की बारी आई कि नहीं यार, अब मीटिंग्स में जाते हैं, टेबल पे भाई आईफोन पड़े होते हैं। मैं अब तो डमी भी चल रही है, वो आईफोन की डमी भाई आप रख लें। अच्छा देखी नहीं मैंने, वो मैंने सुना था, या आप बता रहे हो, मैंने कहीं सुना है वो डमियाँ बेच रहा है वो बंदा। अब सर देखो मजबूरी है, अब मेरे पास भी आईफोन है। सही है। अच्छा मैंने इसका वो बंद रखा हुआ है जो यहाँ पे स्क्रीन आ जाती है, लेकिन मेरी डमी नहीं है भाई, मेरा असल मोबाइल है, ठीक है ना। आपको नहीं कह रहा। तो मैंने भाई फिर 13 Pro लिया पहले, वो वीडियो क्वालिटी इंक्रीज हुई, मैंने कहा यार वीडियो का गेम है, जब समझ आई ना मैंने प्रोसेस किया। अब असद भाई मुझे आके बताते सोनी कैमरा ले लो 5 लाख का है, मैं असद भाई को बोला असद भाई आपके कैमरे के आगे फारिग है, मैं ऐसे ही बोलता ना, मुझे समझ नहीं थी, एजुकेट नहीं था मैं। सही बात है। आप समझते हैं, अगला बंदा बात करता है तो समझते हैं, लिखते हैं उसको, यार हमारे फायदे की बात हो रही है, कोई एक बंदा है उसने कुछ अचीव किया तो उससे सीखना चाहिए। जर्नी है, रीइन्वेंट क्यों करें भाई हर चीज़। वो अब जो बाप बनने वाला कीड़ा था वो मेरे अंदर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन थोड़ा कम हो गया है, तो अब वो चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। और अभी जैसे 15 रखा हुआ है मैंने, तो ये तो अप्रूव नहीं है, लेकिन वीडियो क्वालिटी इन्हांस कर देता है, लोग पसंद करते हैं, अच्छा कंटेंट, अच्छी सारी चीज़ें, तो ये बात है। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़बरदस्त मल्टी डायमेंशनल किस्म का पॉडकास्ट हुआ है, ना सिर्फ ई कॉमर्स, ना सिर्फ सोशल मीडिया, बल्कि मोबाइल रिव्यूज़ का भी सारा इसके अंदर आ गया। इसको असद भाई आप है ना डालिएगा कि इसका टाइटल आप रखिएगा कि मलेशिया क्यों अच्छा कंट्री है, सबको जाना है पाकिस्तान से छोड़ के। अच्छा हाँ, ये लिख दूं मलेशिया क्यों अच्छा कंट्री। आप लिखो कितना ट्रैवल किया हुआ है साद भाई ने, और ये बता रहे हैं वाह कंट्री के बारे में। वाह वाह, वायरल है वीडियो। पाकिस्तान से जिंदा भाग, आप थंबनेल, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा आप थंबनेल बनाए, क्लिक बेट पे व्यूज देखें। वाह, ये आखिरी मिनट। लेकिन बात वही है, आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, फिर गालियां देने वाले लोग आएंगे। तो आप मुझे फंसा रहे हैं, खुद नहीं बनाते ऐसा कंटेंट। नहीं, मैं तो नहीं बनाता। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए। ज़रूर बताइएगा भाई पॉडकास्ट कैसा लगा। और साद भाई हमारे मेहमान थे, ई कॉमर्स के गुरु हो गए हैं 2-3 साल के अंदर माशाल्लाह, एक यंग एज के अंदर बहुत सारी दुनिया भी देख ली है, और सोशल मीडिया के ऊपर तो यहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आने का। किसी और पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।